वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 हिस्ट्री का थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स। तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले बहुत ध्यान से सुन लो, मैं पिछले तीनों चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज कवर्ड हेयर ऑन माई चैनल, चाहे किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो या फिर उसके नोट्स हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो मेरी जिम्मेवारी है भाई कि तुम लोगों को टॉपर बनाना है मैंने इस साल का। तो उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बिल्कुल एंड तक। पिछले चैप्टर नहीं पढ़े थे तो उन्हें पढ़ लीजिए। और सिर्फ मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अपने चैनल पे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी कवर कर रही हूँ। तो वो सब भी अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो यू कैन गो एंड स्टडी। और अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी डेफिनेटली एनसीईआरटी बेस बिल्डिंग के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं जो है 11th-12th के एनसीईआरटी के ये सभी सब्जेक्ट्स कवर कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो यू कैन गो एंड स्टडी, ओके। और अगर आपको नोट्स चेक करने हैं किसी भी चैप्टर के और वेरी बेसिक नोट्स जिनसे आपको चैप्टर का पूरा समरी पता चल जाए, पूरे मेन पॉइंट्स पता चल जाए, फैक्ट्स पता चल जाए, सो फॉर दैट यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम इजीली प्रिंट आउट करवा के कभी भी रीड कर सकते हो, ओके। तो अभी शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर से, थिंक बिलीव एंड बिल्डिंग। एंड ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज इस वीडियो में मुझे कॉमेंट करके आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास है ना एक्सेप्ट हिस्ट्री, वो कॉमेंट में बता दीजिए सो दैट आई वुड नो दैट आपको और कौन से जो है सब्जेक्ट्स मुझे जल्दी पढ़ा देनी चाहिए। अगर हिस्ट्री के बाद सेकंड बेस्ट सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट सबके पास ज्योग्राफी हुआ था, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी हुआ तो सोशियोलॉजी, ओके। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है थिंकर्स। थिंकर्स यानी कि वो महान लोग जिन्होंने इस दुनिया को समझने की कोशिश करी, इस पूरे सिस्टम को, सोसाइटी के समझने की कोशिश करी और अपनी वैल्यूएबल थिंकिंग हमारे साथ शेयर करी। जैसे कि बुद्धा जी, महावीरा जी, ठीक है, और भी बहुत सारे थिंकर्स जो भी हमारी सोसाइटी में आए, जिन्होंने हमारे जो पूरी लाइफ है ना उसको इजी बनाने के लिए हमें और उसको अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ बताई बातें, उन्हें हम थिंकर्स यहाँ रेफर कर रहे हैं। दूसरा है बिलीव्स, जो हमारी सोच होती है। जैसे देयर वर पीपल हु बिलीव्ड ऑन वन सिस्टम, देन फिर कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि यार ये वन सिस्टम के ऊपर हम बिलीव नहीं करते हैं, हम क्यों इस चीज़ को माने दैट बाय बर्थ ही हमारी लाइफ में सब कुछ डिटरमाइंड हो सकता है, कि हम अपने बल पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी नॉलेज पे कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो नई जो बिलीव्स आई दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू विल स्टडी अबाउट द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स क्यों? वैसे भी अगर हमें हिस्ट्री कभी पढ़नी होती है, जैसे हमें 6th क्लास से हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हमें कभी डायरेक्टली हिस्ट्री की चीज़ें नहीं पढ़ाते थे। हमें 6th क्लास में AHPL होता था, EVS होता था, वहाँ से चैप्टर लगता था मॉन्यूमेंट्स का। हमारे लिए बचपन में हिस्ट्री मतलब होता था मॉन्यूमेंट्स। तो येस गाइस, हिस्ट्री का मतलब मॉन्यूमेंट है, क्योंकि अगर आपको हमारे इतिहास को, हिस्ट्री को जानना है तो जीता जाता सबूत जो हमारे सामने होते हैं वो होते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स। ऐसे ही इसी वाले चैप्टर में आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी जानोगे, हमारे हिस्टोरिकल थिंकर्स के बारे में भी, और हिस्टोरिकल बिलीव्स क्या रहती थी उसके बारे में। अब कौन से टाइम पीरियड के मॉन्यूमेंट, थिंकर और बिलीव के? वही 600 BCE से 600 CE के। तो अभी सेकेंड चैप्टर में भी हमने यही टाइम पीरियड पढ़ा था, कौन सा? 600 BCE से 600 CE का। सेकेंड चैप्टर में इस टाइम पीरियड के जितने भी राजाएं बने थे, जितने महाजनपद थे, बड़े बड़े जो है किंगडम्स थे, राजघराने थे, उनके बारे में जाना। थर्ड चैप्टर में हमने इस टाइम पीरियड में लोगों की, सोसाइटी में लोग रहते कैसे थे, कैसे जब शादी होती थी क्या क्या रूल्स को फॉलो करा जाता था, सोसाइटी में अमीरी गरीबी का फ़र्क था, कास्ट जेंडर के बेस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो हमने जाना। एंड ऑन दिस वन यू विल स्टडी मोर कॉन्सेप्ट्स इस टाइम पीरियड के। अब आप जानोगे कि इस टाइम पीरियड में ना जो बदलाव आने शुरू हुए थे, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ओके जी। चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। तो सब बात मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग में ही, और वही आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखी होती है। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम 1000 ईयर्स का लगभग जो है टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट फिलोसोफर्स की जो कोशिशें थी दुनिया को समझने के लिए। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा की, उन्होंने क्या समझा जब उन्होंने एनलाइटनमेंट सीख करी, क्या उन्होंने हमें समझाया, ठीक है। हाउ फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ होते हैं, जैसे बुद्धा जी ने जो समझाया, महावीरा जी ने जो समझाया, उनके आइडियाज़ को हम तक कैसे पता चला? वो तो बोल के समझाते थे, उनको कब लिखा गया, कैसे लिखा गया। जैसे बुद्धा जी की जितनी भी टीचिंग्स थी लॉर्ड बुद्धा की, वो कैसी होती थी? वो बोल के समझाते थे लोगों को। जब बुद्धा जी जिंदा थे तब तक, व्हेन ही वॉज अलाइव, उनके जितनी भी टीचिंग्स है उन्हें लिखा नहीं गया था, उनके जाने के बाद उनको लिखा गया था। वो सब आप जानोगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता था सोसाइटी पे, कितने लोग ऐसे थिंकर्स से जो है कनेक्ट कर पाए, उनको समझ पाए, एंड जो बिल्डिंग्स बनी उनके बारे में आप जानने वाले हो, ठीक है। सोर्सेज क्या है हमारे पास इस चैप्टर की? कोई भी वीडियो होगी किसी भी चैप्टर की, सोर्स सबसे पहले देखते हैं हम।
सोर्स मतलब क्या, अरे इतना बड़ा जो इतने घंटों का चैप्टर ये बनने वाला है, इतने बड़े बड़े पेजेस का चैप्टर, इतने मार्क्स का चैप्टर जो आपके एग्जाम में आएगा, तो ये चैप्टर पता कैसे चला कि क्या तरीके हैं इस चैप्टर के बारे में जो लिखा है पता लगाने के लिए। डोरेमोन तो नहीं है ना कि टाइम मशीन से जाके पता लगा है। तो इस चैप्टर के बारे में पता लगाने के लिए हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा, हमने जैना टेक्स्ट को पढ़ा, और टेक्स्ट मतलब होता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, और ब्रह्मांडिकल टेक्स्ट जैसे वेद्स, उपनिषद्स, इन सबको भी हमने, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, इन सबको भी हमने जरूर स्टडी करा। ओके जी, चलो समझ गए अब आप। और इसमें हमारे पास एक सोर्स और आई, वो है बॉडी रिमेन्स। बॉडी रिमेन्स किसके, अरे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, इतने बड़े बड़े विशालकाय मॉन्यूमेंट जब हमें दिखे, हमने उनकी दीवारों को जाके देखा, इधर उधर और देखा, तो हमें समझ में आया अच्छा ये सब हुआ करता था। ओके चलो, अब आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ सांची। सांची क्या है, सांची स्तूपा, वेरी फेमस सांची स्तूपा, बुद्धिस्ट कल्चर का एक मोस्ट फेमस टॉप रहता है, ये हमारा मॉन्यूमेंट है सांची स्तूपा। अब स्तूपा क्या होता है गाइज, यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे गए होते हैं और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर स्तूपा बनवा दिया जाता है। जो भी लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जैसे बुद्धिज़्म इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, राइट नाउ अगर आप बात करो जापान, चाइना, साउथ कोरियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड बुद्धिज़्म बहुत एक बड़ा रिलीजन है, ठीक है। तो जितने भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके लिए जो ये स्तूपा हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो गई है। और अगर हमें हिस्ट्री भी जाननी है अपनी, तो बुद्धा से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी जानना है, क्योंकि उन्होंने हर इंसान के साथ वो जो भी उन्होंने कहा है हम सब कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सांची स्तूपा एक मतलब डेस्टिनेशन की तरह होती है, ऐसे कि उनके रेलिक्स यहाँ रखे गए हैं, एक स्टॉप है ये, ठीक है। अब ये सांची स्तूपा डिस्कवर कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो एक बहुत एंशिएंट बिल्डिंग है, बहुत पुराने ज़माने में बनाई गई थी। कहाँ पे, भोपाल में बनाई गई थी, सांची कानाखेरा में। भोपाल का एक जगह है जिसका नाम है कानाखेरा सांची, ठीक है, वहीं पे ये सांची का स्तूपा है, ठीक है। कहाँ पे है ये ना, एक विलेज के अंदर था, एक पहाड़ी सी के पास में जाके ये स्तूपा बना हुआ था, ठीक है। अब जब ये स्तूपा हमें मिलता है तो हमने इसके अंदर जब जाके चेक करा तो इसके ऊपर ना स्टोन के स्कल्पचर्स बने हुए थे। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे आपको गेट दिख रहा है, तो इस गेट के ऊपर नक्काशी हो रखी थी और उस पर अलग अलग जो है स्कल्पचर्स बने हुए थे। इस स्तूपा के अंदर एंटर करने के देखो 4 गेटवेज होते हैं, जो आपको इस फोटो में भी दिख रहे होंगे। ये है पहला गेटवे, ये दूसरा गेटवे, ये तीसरा है, और एक इसके पीछे है। जब भी कोई एंटर करता था वो यहाँ से एंटर करता था, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको जो है परिक्रमा करी जाती थी स्तूपा की। ये स्तूपा का ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे सेमी सर्कुलर सा, इसे अंडा बोला जाता है, माउंड कहा जाता है इसको, एक ढेर टाइप। एंड ऊपर यहाँ पे ये बैल्कनी होती है, यहाँ पे ये जो ये पोल आपको दिख रहा है, इसको भी अलग अलग नाम होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। तो ये स्तूपा का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके के ये स्तूपा जो है जब हमें मिले तो क्या हुआ, एक बहुत मेजर जो हमारे कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर कार्निंघम, उन्हें जब ये मिला, लोगों को पता चला, इन तक बात पहुंची कि यार कुछ अलग सी चीज़ है यहाँ पे, तो जब वो यहाँ पे गए तो उन्होंने इस जगह की अलग अलग ड्राइंग्स बनाई, इंस्क्रिप्शन को स्टडी करा, और तब यहाँ पे डोम वोम लगा के पूरी खुदाई करी, तो तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉन्यूमेंट है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ठीक है। अब पता है क्या करते थे, ये इंडिया में तो हर जगह से मॉन्यूमेंट्स मिल जाते थे। तो ये अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, क्योंकि तो थे लुटेरे, लूटना आता था। हमारा बहुत सुंदर सा जैसे गेटवे है, गेटवे क्या हो गया, जैसे ये देखो कितना सुंदर गेटवे है ये, तो ये क्या करते थे, ये गेटवे को तोड़ते थे और अपने यहाँ गार्डनों में ले जाके सजा दिया करते थे कि भाई हमारे गार्डन की शो बढ़ेगी। अब भाई तुमने तो गार्डन की शो बना ली, हमारा तो हिस्टोरिकल पास्ट खराब हो गया। तो ये लोग सांची स्तूपा के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। जो हमारा अमरावती स्तूपा है, एक और स्तूपा, उसके साथ इन्होंने ऐसा कुछ करा था, उसको बिल्कुल ही खराब कर दिया था इन्होंने, बट सांची स्तूपा बच जाता है। सांची स्तूपा का गेटवे ये लोग एक बार ही ले जाना चाह रहे थे कि हम इसे फ्रेंच म्यूजियम में रखेंगे, बट थैंक्स टू शाहजहां बेगम और उनकी जो एक सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, उनकी वजह से हमारा सांची स्तूपा बच जाता है। तो ये कौन थी, उस समय भोपाल की जो रूलर थी वो थी शाहजहां बेगम। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो, हाँ ये शाहजहां बेगम है, और सुल्तान जहां बेगम। तो इनका रोल इसलिए आपको इस टॉपिक में पढ़ा रखा है, द रोल ऑफ शाहजहां बेगम एंड उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, क्योंकि 19th सेंचुरी में, जब 19th सेंचुरी मतलब क्या होगा, जो 1800 वाला पीरियड है, जब ये सांची स्तूपा डिस्कवर हुआ, तो ये अंग्रेज़ क्या चाह रहे थे कि ये हमारा जो सांची स्तूपा का ईस्टर्न गेटवे है, ईस्ट के साइड जो लगा हुआ था, उसको फ्रांस के एक म्यूज़ियम में रखना चाहते थे। तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और इंग्लिश मैन भी कुछ चाह रहे थे, अब इनको हम मना भी नहीं कर सकते थे उस समय में, बट ये तो रानी थी, ये कर सकती थी। तो इन्होंने जैसे भी करके इन्होंने उन्हें मना लिया कि वो पीओपी का स्ट्रक्चर लेकर जाएंगे, असली स्तूपा का जो गेट है वो हमारे यहाँ पर ही रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं करा, इनफैक्ट सांची स्तूपा के बारे में जो आज हमें जितनी भी नॉलेज है, जो भी उसके अंदर पूरा लोगों ने जो
ASI ने जाके जहाँ पे जो पूरा उन्होंने स्टडी करा उसको, उसके बारे में लिखा साची स्तूपा के बारे में, ये ड्राइंग यहाँ बनी है, ये वो करके जो भी कुछ उन्होंने करा आर्कोलॉजिस्ट ने, उसका सारा पैसा जो था इस जगह को बचाने का, पूरा यहाँ पे एग्जैक्टिवेशंस कराने का, इसको मेंटेन करने का पूरा पैसा दिया सुल्तान जहां बेगम ने, और इनकी जो शाहजहां बेगम, इन दोनों ने पूरा का पूरा पैसा लगाया इस सांची स्तूपा को सेव करने के लिए, वरना ये उसको खराब कर देते सारे ब्रिटिशर। तो रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड उनकी सक्सेसर ने गेव करा, यानी कि मतलब गेव मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द साइट, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए। फिर जब जॉन मार्शल, कलिंघम के टाइम पे ये मिल गया था, कलिंघम के बाद अगले ASI के जनरल कौन बने थे? जॉन मार्शल। इतना याद रखो हिस्ट्री के बच्चे हो तो इन्होंने क्या करा, जॉन मार्शल को भी इन्होंने पैसा दिया था। जॉन मार्शल जिस गेस्ट हाउस में रहे थे, जिस गेस्ट हाउस में रह के उन्होंने बुक्स लिखी सांची स्तूपा के ऊपर, उनको लिए भी इन्होंने पैसा दिया। जब वो बुक पब्लिश हुई तो पब्लिशिंग का पैसा, एवरीथिंग शी पेड। तभी हमारे पास जो है सांची स्तूपा के बारे में पूरी वॉल्यूम्स है जहाँ से हम सांची के बारे में पता लगा सकते हैं। तो फिर जॉन मार्शल ने भी अपनी बुक के अंदर, जिसमें उन्होंने सांची स्तूपा के बारे में लिखा था, उसमें इनको थैंक करा है। ये स्तूपा मिलने की इंपॉर्टेंस क्या थी? स्तूपा मिला तो क्या अलग सी क्या बात हुई इससे? तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये थी कि जो हमारी ये जो डिस्कवरी हुई, इससे हम बुद्धिज़्म की, जो अर्ली बुद्धिज़्म को ना अच्छे से समझ पाए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें हमने देखी तो हम बुद्धिज़्म के बारे में समझ पाए। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल जो रेस्टोरेशन का हमारे सामने एक पूरा वो है कि ये हमारे इंडिया का पास्ट है, इतने बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे बने हुए, इतने इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे है, तो ये बच गया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ओके, अब अगला अगर आपको बताए, अब क्वेश्चन क्या आया हिस्ट्री के अंदर जब ये सांची स्तूपा मिला। आज तो मैंने बता दिया इसके अंदर बुद्धा जी के रेलिक्स रखे हैं, ठीक है, और क्या है, ये ऐसा बना हुआ है। तब तो कुछ नहीं पता था ना, मुझे कैसे पता चला? मैं आगे तक का चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जैसे ही सांची स्तूपा मिला तो बहुत बड़े क्वेश्चंस लग गए हिस्ट्री में, क्या कि भाई ये मॉन्यूमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बनाया गया ये जो मॉन्यूमेंट है, जैसे कहते हैं ताजमहल इसलिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है, ये रीज़न था। रीज़न क्या था इसको बनवाने का? ये स्टोन रेलिंग जो है इसके अराउंड ये क्यों है, और जो है क्या क्यों बनवाया गया, ये इस सब के बारे में जानना फिर शुरू हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इससे पूरा का पूरा फिर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत काम मिल गया कि भाई ढूंढो भाई ये क्यों बना होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। तो अभी सांची स्तूपा को यहीं पे हॉल्ट पे रख दो, सांची स्तूपा पे अभी बहुत देर बाद वापस आएंगे। अब हम आते हैं हमारे कुछ वैदिक ट्रेडिशंस के ऊपर, ठीक है। द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। तो इसे पढ़ने से पहले आपको बता रखा है कि जो हमारा मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE था, जो हमारा फर्स्ट मिलेनियम BCE था, टाइमलाइन देख लो, ये होती है नंबर में देख लो। इस टाइम के दौरान क्या हुआ, वर्ल्ड बहुत बदल रहा था, वर्ल्ड एक टर्निंग पॉइंट की तरह आ गया था। अब हमें लगता है ना कि अभी टर्निंग पॉइंट हो रहे हैं, भाई टेक्नोलॉजी बन गई, मोबाइल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हमेशा ज़माने के अंदर टर्निंग पॉइंट आता है। अभी टेक्नोलॉजी का आ रहा है, पहले किसी और टाइप का आता था, नई सोच बन रही थी, अब नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, पहले भी नए इन्वेंशंस हुए। तो टर्निंग पॉइंट्स हमेशा सोसाइटी में आते हैं। वैसे ही एक टर्निंग पॉइंट आया था मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE में। इसका एक ऐसा ही प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक्सप्लेन क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आते हैं मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE में, और ये रहे उसके सारे के सारे पॉइंट्स। तो क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड के अंदर ना मेजर थिंकर्स डेवलप हो रहे थे। थिंकर कौन? वो लोग जो काफ़ी समझदार हैं, और उन्होंने क्वेश्चन करा, यार हम कौन हैं, इंसान कौन है, हम यहाँ कैसे पैदा हुए, हमारे मरने के बाद क्या होगा, सोसाइटी में हमारे साथ जो ये राजा है, इसे किसने राजा बनाया, इस टाइप के क्वेश्चंस इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ थिंकर्स जो इस बात को बहुत गहरा सोचते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, तो उन्हें हम थिंकर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में बुद्धा एंड महावीर जैसे थिंकर्स डेवलप हो रहे थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंकर्स डेवलप हो रहे थे। जैसे ईरान में हमारा ज़रथुस्त्र, ठीक है, और चाइना में कॉन्गजी जैसे थिंकर्स डेवलप हो रहे थे। सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टो इन ग्रीस के सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टो अगर आप पढ़ोगे इनके बारे में, अगर आप आगे हायर एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑप्ट करते हो, इनकी आप पूरी थ्योरीज पढ़ने वाले हो, क्या इनका कहना था सोसाइटी के ऊपर, ये डेवलप हो रहे थे। एंड इंडिया के अंदर महावीरा एंड गौतम बुद्धा, ठीक है। अब इन लोगों का क्या काम था, हमारे थिंकर्स का, ये जानना चाह रहे थे दुनिया क्या है, व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स, क्या है हमारा यूनिवर्स से, क्या कनेक्शन है, हमारे मरने के बाद क्या होता है, क्या एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन बर्थ, क्या हमारे जन्म से ही सब कुछ निर्धारित होता है, या वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, सब कुछ ये जानना चाहते थे। तो दिस वाज आल्सो द टाइम जहाँ पे जो है बहुत सारे ना ब्राह्मणिकल थॉट्स को, बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन भी करा गया कि ऐसा क्यों होता है।
और फिर जो है कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को फॉलो करना बंद कर दिया और दे स्टार्टेड बिलीविंग इन बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब हम आते हैं द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन मतलब क्या हुआ, जो हमारे वैदिक कल्चर में जो यज्ञ करवाए जाते हैं वो यज्ञ के बारे में पढ़ने वाले हो। तो अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा कब बने, ऋग्वेदा कब लिखने शुरू हुए, टाइम पीरियड हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब ऋग्वेदा को जब फॉलो करा जाता था तो हमारे ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारे हाइम्स मतलब आप कह सकते हो भजन है इन द प्रेज ऑफ आर डेटीज़, जो हमारे देवता हैं ना, जैसे अग्नि, इंद्र एंड सोमदेव के जो है ना, उनके प्रेज में, उनकी भक्ति करने के लिए हमारे ऋग्वेदा में बहुत सारे हाइम्स दे रखे हैं, श्लोक, मंत्रास, ये सब गिवन है, ठीक है। एंड बहुत सारे ये जो हाइम्स है इनको हम चैंट करते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं जब भी हम कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं। सैक्रिफाइस मतलब क्या हुआ, जो यज्ञ करे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के यज्ञ हमारे इंडियन में, हमारा हिंदू ट्रेडिशन में, वैदिक कल्चर में होते हैं। जैसे कुछ जो यज्ञ होते थे वो कैटल के लिए होते थे, कुछ बच्चों के लिए, सन के लिए होते थे, कुछ गुड हेल्थ के लिए, कुछ लॉन्ग लाइफ के लिए। एंड एट फर्स्ट जो सैक्रिफाइसेस होते थे यज्ञ, ठीक है, और अगर उन यज्ञ में बलि भी चढ़ाई जा रही है, सेक्रीफाइस भी करा जा रहा है, वो जितना भी हमारे यहाँ पे यज्ञ करवाए जाते थे, जो हमारे यज्ञ होते थे, सेक्रीफाइसेस जो हमारे होते थे, वो कैसे होते थे, कलेक्टिव, कि एक गांव है, सब लोग मिलके करा रहे हैं, राजा करवा रहा है, ठीक है, या 10-15 फैमिली मिलके करा रही हैं, ऐसे होते थे, ठीक है। लेटर सम सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म बाय द हेड ऑफ द फैमिली, कि एक फैमिली है उसमें 10-12 जने हैं, उनके हेड ने यज्ञ करवाया अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए, ठीक है। मोर इलेबोरेट यज्ञ, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे, वो राजा लोग कराते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज भी लगती थी और बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे वो सोसाइटी में, तो राजाओं को ही कराने का हक होता था। जैसे कि राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में अगर किसी को अच्छे से नॉलेज है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, वरना आई टेल यू समडे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ जो हो गया वो परफॉर्म कराया जाता था ओनली बाय द चीफ एंड किंग्स हु यूज्ड टू परफॉर्म दीज यज्ञ। तो ब्राह्मण्स, जैसे वन सिस्टम में डिराइव था, ब्राह्मण्स करते थे यज्ञ, करवाता कौन था, क्षत्रिय करवाते थे, ओके। तो ये हमें सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशन समझ में आ गया। नेक्स्ट 2.2 व्हाट न्यू क्वेश्चंस। तो न्यू क्वेश्चंस इन द अर्ली पीरियड, जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो रहे थे। तो जैसे कि गाइस हमारे वेदास होते हैं वैसे ही उपनिषद होते हैं, बट वेदास के ना एंड में लिखे जाते हैं उपनिषद, और उपनिषद में ना हमें बातें बताई गई हैं अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट लाइफ। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ सकते हो व्हाट आर उपनिषद्स। तो बहुत सारे उपनिषद्स हैं हमारे, अगर आपने इनको पढ़ लिया ना तो आपको दुनिया का बहुत ज्ञान मिल जाएगा, अगर आपने कभी उपनिषद्स को स्टडी करा तो, ठीक है। तो उपनिषद्स को पढ़ने के बाद लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ, कौन है हम, कौन है, कहाँ से आए हम, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर, क्या मरने के बाद भी जीवन होता है, कर्मा का क्या रोल है हमारी लाइफ में, क्या हमारा रीबर्थ हमारे कर्मा पे डिपेंड है कि जैसे कर्म करेंगे अगला जन्म भी वैसे ही होगा। ये सब बातों पे बहुत डिबेट होनी शुरू हो जाती है, एंड सच इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड। आजकल भी जो है जैसे हम लोग इस बारे में सोच रहे थे, बट उस समय में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर जो है क्वेश्चंस करे जाते थे। तो थिंकर्स जो हैं इस सब बातों के ऊपर डिस्कशन करते थे, इवन आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन ऑल्सो, यानी कि जो हिंदू नहीं थे, जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं भी करते थे, वो लोग भी इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे। एंड वो लोग भी जानना चाहते थे अबाउट आवर सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि हम कहाँ से आए, यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। और जो कुछ लोग हैं ना, उन्होंने हमारे जो सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन है, जो हम यज्ञ कराते हैं, जो सैक्रिफाइसेस हम लोग वैदिक कल्चर में करते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन करना भी शुरू कर दिया था कि क्या ये सही है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इस टाइम पीरियड में होने लग गया था, क्वेश्चंस उठने लगे थे, ओके। तो अब डिबेट्स एंड डिस्कशन टॉपिक नंबर 2.3 आता है। इसमें आपको बस ये बता रखा है कि एक समय ऐसा आया हमारे वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर, कि क्या हुआ, बहुत सारे टीचर्स होते थे, ठीक है। अब ये टीचर है एक, टीचर ए, एंड ये है टीचर बी, ठीक है। तो अब ये टीचर भी है, बहुत सारे टीचर्स होते थे, एंड पूरे हमारे कल्चर के अंदर क्या हो गया था, 64 सेक्ट्स हो गए थे, या स्कूल ऑफ थॉट, 64 स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि 64 टाइप्स की थ्योरीज थी। तुम ये मान लो, कोई किसी थ्योरी में बिलीव कर रहा है, कोई किसी थ्योरी में, कोई किसी थ्योरी में, कोई किसी थ्योरी में, ठीक है। तो एक टीचर होते थे, वो अगर थ्योरी नंबर 1 का सपोर्ट कर रहे हैं, एक टीचर है वो थ्योरी नंबर 2 का सपोर्ट कर रहे हैं। बैटल होती थी कुटाग्रशालास नाम की एक हट के अंदर। ये हट देख रहे हो आप, ऐसी सी होती थी, मतलब ये तो बहुत कार्टूनिश है, मतलब हट बनाई जाती थी, उसकी पॉइंटेड रूफ होती थी, इन्हें कहते थे कुटाग्रशाला। अब ये जो टीचर्स होते थे अकेले नहीं चलते थे, ये एक शहर से दूसरी जगह, गाँव चलते रहते थे, इनके साथ में अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे, ठीक है।
तो ये जैसे एक हट पे रुकते थे कुटाग्रशाला में, और यहाँ पे क्या करते थे, इनकी बैटल मतलब क्या, बैठते थे और ना मतलब अपनी थिंकिंग ये बताते थे, और सामने एक और टीचर होता था। जैसे एक टीचर ए मिले, टीचर बी, टीचर ए की आइडियोलॉजी अलग है, थ्योरी जिसमें वो माने, टीचर बी की अलग है, तो दोनों समझाते हैं हम इस चीज़ में बिलीव करें, वो समझा रहे हैं हम इस चीज़ में बिलीव करें, और दोनों में से कोई एक जीत जाता था। जैसे कि अगर टीचर नंबर ए ने जो बताया उससे टीचर नंबर बी के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ भाई इनकी बात में ज़्यादा दम है, इनकी थ्योरी में ज़्यादा दम है, तो क्या होता था कि इनके जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो इनके साथ शामिल हो जाते थे। तो इस टाइप से कुटाग्रशाला में डिबेट्स चलती थी, एंड बुधा एंड महावीरा भी ऐसे ही डिबेट्स परफॉर्म किया करते थे। तो डिबेट्स टुक प्लेस इन कुटाग्रशाला, मतलब अ हर्टविट पॉइंटेड व्यू, 1 मार्कर है, लिख लो। एंड इफ अ फिलोसोफर सक्सीड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, तो वहाँ पे उनके फॉलोअर्स दूसरे के डिसाइपल बन जाते थे। मैनी ऑफ दिस टीचर इंक्लूड्स महावीरा जी एंड बुद्धा जी। उन्होंने महावीरा जी एंड बुद्धा जी भी ऐसे ही जो है डिबेट्स भी करा करते थे, एंड उन्होंने क्वेश्चन करा था वेदास के ऊपर, जो वेदास में बातें लिखी गई थी उसको उन्होंने क्वेश्चन करा था। दे सेड दैट, अब क्या क्वेश्चन करा था उन्होंने, दे सेड दैट मेन एंड वुमेन स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन from the trials and tribulation of the world existence, which is opposite to Brahmanical view. Individual existence was thought to be determined by his or her birth, that is specific in a caste or gender. मतलब पूरा रीड क्यों करा है जिससे समझ में आए ये लाइन। बुद्धा एंड महावीरा जी ने ये क्वेश्चन करा था कि हमारी लाइफ में आगे कैसे होगी, वो हमारे लाइफ के ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन पे बेस्ड होता है। हम कितनी मेहनत करेंगे, क्या क्या कठिनाइयाँ हम सामने कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं, क्या अच्छाई हम कर रहे हैं, क्या गलत कदम हमने उठाए, क्या सही कदम हमने उठाए, इस पर डिपेंड करता है हमारी लाइफ कैसे होगी। और वहीं पे वैदिक कल्चर के हिसाब से अगर हम ब्राह्मण्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो उन्होंने तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग बताया था कि हमारी लाइफ क्या होगी, हम क्या इंसान बनेंगे, वो हमारे बाय बर्थ डिटरमाइंड है। क्षत्रिय राजा बनेगा, शूद्र सर्वेंट बनेंगे, वैश्य बिजनेसमैन बनेंगे, एंड ब्राह्मण्स जो है टीचर बनेंगे अगर हम ऑक्यूपेशन लेवल पे देखें तो। उन्होंने तो ये बता दिया था। तो क्वेश्चन करा गया बाय द बुद्धा एंड महावीरा जी कि क्यों ऐसा नहीं है, आप लाइफ में आपके ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन पे डिपेंड करता है दैट आप क्या बन पाओगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो बुद्धा जी के जितने भी नॉलेज जो भी बुद्धा जी ने दी वो हमारे पास कैसे है ये आप इसमें जानने वाले हो। तो बुद्धा जी ने जब वो थे हमारी दुनिया में अर्थ पे जब वो थे तो जो कुछ भी उन्होंने हमें समझाया लोगों को वो सिर्फ ओरल था, वो हमेशा बता के समझाते थे, कुछ लिखा नहीं गया था। एंड लोग उनके जितने भी लेक्चर्स होते थे उसको जाके अटेंड करते थे, सुनते थे, एंड उनकी स्पीचेस को जब बुद्धा थे यहाँ पे तब उसे कभी भी लिखा नहीं करा। आफ्टर हिज डेथ जब बुद्धा जी चले जाते हैं, टाइम पीरियड पक्का नहीं पता है बुद्धा जी की डेथ का, हमारे को 1st to 4th सेंचुरी BC ही कहा जाता है। इनकी टीचिंग्स को इनके डिसाइपल यानी कि इनके स्टूडेंट्स ने कंपाइल करा। और किसने करा था, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स थे ना, यानी कि जो इनके सीनियर मॉन्क्स थे वैशाली, उन्होंने जो है इसको जो है प्रॉपर लिखा। वैशाली कहाँ है, अभी जो वैशाली है ना वहाँ पे है, ठीक है, बिहार में। ओके, अब क्या होता है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 पिताकास बना दिए बुद्धा जी की टीचिंग्स के। पिताका मतलब होता है बास्केट। तो ऐसे 3 बास्केट में 3 प्रकार की नॉलेज जो बुद्धा जी ने दी थी वो उन्होंने रख दी, मतलब 3 बुक्स बना दी उनको 3 पिताकास का। उनमें जो है बुद्धा जी ने जो 3 टाइप्स की नॉलेज हमारे को दी थी वो उन्होंने उसमें लिख दी। ठीक है, कौन कौन से 3 पिताकास हैं हमारे पास, पहला है विनया पिताका, दूसरा है हमारा सुत पिताका, तीसरा है हमारा अभिधम्मा पिताका। ठीक है, तो जो हमारा विनया पिताका है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए जो बुद्धा संघ को या मोनेस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। जो हमारा सुत पिताका है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में सब मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये स्लाइड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी फॉर योर स्टडी। जो हमारा सुत पिताका है वहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स गिवन भी फिलोसफिकल मैटर्स है वो गिवन है। एंड ईच पिताका कंप्राइज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट, लेटर कॉमेंट्रीज वर रिटन ऑन द टेक्स्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। और उसके बाद इन्हीं टेक्स्ट के ऊपर बुद्धा के 3 पिताकास के अंदर जो है बाकी नए नए स्कॉलर्स ने अपनी कुछ कॉमेंट्रीज मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया था। ओके, तो समझ गए 3 पिताकास कौन से हैं हमारे, डन। चलो अब बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट इन संस्कृत, देखो ये 12th सेंचुरी की एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है बुद्धिस्ट की इन संस्कृत लैंग्वेज में। अब आपको 2 और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जब बुद्धिज़्म ट्रैवल करा श्रीलंका में तो और भी बहुत सारे ऐसे बुद्धिज़्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, जैसा एक दीपवर्मा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। एंड वहाँ वस्मा जिसको कहा जाता है ग्रेट क्रॉनिकल, दिस वर रिटन कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज़्म। इसमें क्या है, रीजनल हिस्ट्रीज है बुद्धिज़्म की।
ठीक है। और इनमें क्या लिखा गया था, इनमें बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड उनकी बायोग्राफी लिखी गई थी एंड सम ऑफ देम आर इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है। बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट एशिया, उसके बाद बुद्धिज्म ईस्ट एशिया में भी पहुंच जाता है। पिलग्रिम सच एज फास्ट जियान एंड जुआन ज़ैंग ट्रैवल्ड ऑल द फ्री फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च ऑफ दीज टेक्स्ट। तो जब बुद्धिज्म चाइना तक फैल जाता है तो ये फास्ट जियान जुआन ज़ैंग, जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी चैप्टर इससे पहले वाले में भी, जिन्होंने कहा था कि ऐसा इंडिया में होता है, ये सब चीज़ें होती है, तो वो इंडिया आए क्यों थे? वो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर थी, टेक्स्ट था, उसको ढूंढने आई थी। ठीक है। एंड फिर वो इसको अपने कंट्री में वापस ले जाते हैं और वहाँ पे अपने स्कॉलर से ट्रांसलेट कराते हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स ऑल्सो ट्रैवल्ड फार अवे, जो इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे वो भी जाते थे फार अवे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में, लाइक कोरिया हो गया आपका, चाइना हो गया, जापान हो गया, सब जगह वो जाते थे बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स होती थी उन्हें देने के लिए और आगे उसको समझाने के लिए। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड इनमें हम अपने नेक्स्ट थिंकर के बारे में हम जानेंगे, महावीरा जी के बारे में। ओके, तो बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीरा। तो महावीरा जी ने क्या मैसेज दिया है इस सोसाइटी को, दैट यू विल स्टडी। तो बेसिक फिलॉसफी क्या है जैनिज़्म की, तो ये जो बेसिक फ़िलॉसफी है जैनिज़्म की, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट करती थी बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना ऑल्सो, यानी कि महावीरा के जन्म से पहले। महावीरा का जन्म कब होता है? 6th सेंचुरी BCE में। तो महावीरा से पहले भी जैनिज़्म की जो बेसिक फ़िलॉसफी है वो एग्जिस्ट करती थी, यानी कि जैनिज़्म एग्जिस्ट करता था। और अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन, जैनस के हिसाब से अगर आप देखो तो महावीरा से पहले 23 और तीर्थंकर्स या टीचर्स हुआ करते थे। तो 23 और टीचर्स थे जो है हमारे महावीरा जी से पहले, जो जैनिज़्म के बारे में समझाते थे, और बाद में आते हैं महावीरा जी। ठीक है। तो इनसे पहले भी और बाकी तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर मतलब कौन होता है? वो लोग जो गाइड करते हैं वुमेन को और मेन को अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर? अगर वन मार्कर में आए तो ये वो थे, वो लर्नेड मैन है जिन्होंने इंसान को ये दुनिया में कैसे रहना है उसको सिखाया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीरा वॉज प्रिसीडेड बाय 23 अदर टीचर्स। तो उनसे पहले 23 और तीर्थंकर्स थे। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम महावीरा जी के बारे में क्या बता रखा है, सम आइडियाज़ ऑफ जो है हमारे जैनिज़्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जैनिज़्म का क्या है, दैट एंटायर वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब कि पूरा जो दुनिया है, संसार है, उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है। इवन स्टोन, रॉक्स, वाटर, सब चीज़ों में जीव जंतु। अगर आप पानी में पत्थर भी फेंक रहे हो तो उस पानी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज़ साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म। मछली तो है ही, बाकी भी स्टोन पे, हर चीज़ में जो है देयर आर लाइफ, हर जगह लाइफ है। ठीक है। एंड नॉट इंजरी टू ऑल लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट इज सेंट्रल टू जैनिज़्म। और जैनिज़्म में किसी भी व्यक्ति, इनफैक्ट किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, एक चींटी, एक मच्छर तक को मारने को भी जो है बहुत गलत बताया गया है, बिकॉज वो भी क्या एक जान है। जितना आप किसी इंसान का मर्डर कर दो और वहीं पर आप एक मच्छर मारो, सेम, वो भी एक जीवन है, वो भी एक टाइप का जीवन जी रहा है, हम भी एक टाइप का जीवन जी रहे हैं। तो इट इज़ नॉट गुड कि आप किसी का जीवन लो। ठीक है। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस जो है, जो गांधी जी बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, एम्फोसिस विद इन जैनिज़्म हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग। और ये हमारे पूरे इंडिया, हम इंडियंस ना बहुत, वी आर वेरी लाइक, हमें नहीं पसंद किसी को ऐसे मतलब मार धाड़ करना ही वो, तो इसका पूरा हमारे इंडिया थिंकिंग पे इफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स अगर हम बात करें तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा। अब जैनिज़्म में भी यही गिवन है, जैसे हमारे वैदिक कल्चर में भी कहा जाता है कि हमारे जो कर्म है ना वो भी डिटरमाइन करते हैं हमारा अगला जन्म कैसा होगा। कि अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा, इस जन्म में बहुत गंदे कर्म करोगे तो अगला जन्म काफ़ी डिफिकल्ट जा सकता है। ठीक है। And asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. Asceticism मतलब कड़ी तपस्या या फिर त्याग करना, बहुत सारा आपको जो है तप करना पड़ेगा। और पेनेंस मतलब क्या होता है? पेनेंस मतलब होता है सप्रेस करना अपने डिज़ायर्स को, कि आप जो चीज़ें मतलब जो ये सोसाइटी की मोह माया है सबको सप्रेस कर रहे हो। तो अगर मैंने यहाँ सर्च करा था, पेनेंस मतलब क्या है? डिज़ायर्स को जो है सप्रेशन करना। जैसे पूरे संसार में त्याग करते रहोगे, सब चीज़ों को लीव कर दोगे, जितनी भी सोसाइटी के वर्ल्डली मैटर्स हैं, तो आप ये साइकिल ऑफ कर्मा से बाहर आ सकते हो। जब आप मोह माया को छोड़ दोगे तो आप कर्म के जो है कर्मा को फ्री कर सकते हो। अदरवाइज़ हम सब लोग साइकिल ऑफ कर्मा में बाउंड है। और वो सभी हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि आप कर्मा के साइकिल को लीव करो, जब आप वर्ल्ड को रिनाउंस कर दोगे, जब आप एक मॉन्क या फिर एक नन बन जाओगे। ओके,
अब नेक्स्ट अगर हम मॉन्क या नन की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ द बेसिक, जो है जब भी कोई जैना मॉन्क बनता है, नन बनता है, वो क्या है। तो जो है बेसिक रूल जो जैना मॉन्क या नन को जो है फॉलो करने होते हैं, तो उसमें सबसे पहले 5 वाउस लिए जाते हैं। वो क्या होते हैं? टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग। अगर कोई भी जैना मॉन्क या नन बन रहा है तो वो जो है ना, मतलब वाव मतलब क्या हुआ? प्रतिष्ठा लेने की, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला होता है कि वो कभी भी किसी को जान से नहीं मारेंगे, किल नहीं करेंगे। दूसरा, स्टीलिंग, कभी भी चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, लाइन, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड जो है एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। वो कभी अपने पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, कोई भी चीज़ मतलब अपनी रिसोर्सेज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये जैना के 5 वॉज होते हैं मॉन्क्स के। अब द टीचिंग्स ऑफ महावीरा की अगर हम बात करें तो वो उनके डिसाइपल्स ने, यानी कि उनके स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड करी हैं। दे वर ऑफन इन द फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज। तो महावीरा की टीचिंग जब लिखी गई है तो वो स्टोरीज़ की फॉर्म में लिखी गई है। जैसे कि प्राकृत भाषा के अंदर एक टेक्स्ट है, वहाँ पे एक क्वीन नेम्ड कमलावती के बारे में बता रखा है कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को प्रिंस जो है परसुएड करा था, रिनाउंस द वर्ल्ड, कि वो दुनिया को लीव करें और वो समझे दुनिया की असलियत, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे गिवन है, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, एंड ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। 3.1 टॉपिक, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म भी बुद्धिज़्म की तरह ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड होता है। जैना जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने वेल्थ ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस करे, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने जैनिक टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में। एंड फॉर सेंचुरी जब हमने जो है सर्च करा तो हमें जैना जो कुछ भी जैना रिलीजन में जो कुछ भी बताया गया है उसके टेक्स्ट की लाइब्रेरीज में बहुत सारी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली। स्टोन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस बाय डिवोटीज ऑफ द जैना तीर्थंकर्स। अब स्टोन स्ट्रक्चर्स अगर हम बात करें जैनिज्म में तो वो हमें कैसे मिले हैं? जो जैना डिवोटीज़ ने, जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने तीर्थंकर्स के जैसे स्टेचूज़ बनवाए हैं, उनके स्टोन स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं। ओके, तीर्थंकर का एक स्टेचू है 3rd सेंचुरी का मथुरा से। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेचूज हमें ऑल ओवर द इंडिया से जो है वो मिले हैं। तो अब जैनिज्म का हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। तो अब आप और डिटेल में बुद्धिज़्म के एंड बुद्धा के बारे में जानने वाले हो इस टॉपिक में, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर हैं ऑफ टाइम, मतलब अभी तक आप कह सकते हो वो है बुद्धा जी। ओवर द सेंचुरीज बुद्धा के मैसेज को पूरे इंडिया में नहीं, पूरे ईस्ट एशिया में, जापान, साउथ कोरिया एंड एवरीवेयर जो है पूरा पहुंचाया गया है, ठीक है। म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेन रिलीजन ही बुद्धिज़्म है आज के समय पे। तो हाउ डू वी नो कि बुद्धा की टीचिंग क्या थी, क्या कुछ था, ये सब के बारे में अब आप डिटेल में जानोगे। तो बुद्धिस्ट की जितनी भी टीचिंग है, बुद्धा जी ने जो भी कहा, जो उस पिताकास में लिखा गया, उसको केयरफुली ट्रांसलेट करा गया सभी लैंग्वेजेस में। चाइनीज़ में, कोरियन में करा होगा, श्रीलंका के लैंग्वेज में, म्यांमार की, थाईलैंड की, हर लैंग्वेज में उनकी बताई गई बातों को ट्रांसलेट करा गया। एंड मैनी ऑफ देम वर रिटन डाउन एटलीस्ट अ सेंचुरी आफ्टर द टाइम ऑफ द बुद्धा। और बहुत सारी तो ऐसे थी जो बुद्धा के जाने के सेंचुरीज बाद जो है लिखी गई थी उनको याद करने के लिए। अब बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में हम सबको तो पता ही है, बट स्टिल जान लेते हैं कि बुद्धा एक हिंदू किंगडम के राजकुमार थे। कहाँ के थे? नेपाल की तरफ एक हिंदू किंगडम था, तब नेपाल नहीं था, तब सब इंडिया था, ठीक है। तो एक हिंदू किंगडम के साक्या कहा जाता है उसको, साक्या क्लैन के राजकुमार थे बुद्धा। अब बुद्धा जी का जब जन्म हुआ था, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। तो इनका जब जन्म हुआ तो जब वो आए थे, एस्ट्रोलॉजर आए थे, जैसे जब भी राजकुमार का जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब इसका नाम पूरी दुनिया में होगा। उन्होंने कहा था या तो ये होगा कि ये सबसे बड़ी वॉरियर बन जाएंगे, पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे, ये पूरी दुनिया इनकी हो जाएगी, या फिर ये एक बहुत बड़े ऐसे सेंट बनेंगे जिनका पूरी दुनिया जो है इनको जानेगी। सेंट मतलब मॉन्क बन जाएंगे, दुनिया अपना राज घराना, राज्य वाज्य सब लीव कर देंगे और बहुत बड़े सेंट बनेंगे, मॉन्क बनेंगे, जो ये बनते भी हैं। तो ऐसा इनकी भविष्यवाणी बुद्धा जी के बचपन में ही हो गई थी। अब क्योंकि उनके पापा राजा थे तो वो तो नहीं चाहते थे ना कि उनका बेटा संसार लीव करके एक मॉन्क बन जाए, तो उन्होंने बचपन से ही बुद्धा को क्या करा था, एक शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग में पाला था। वो कभी भी बुद्धा को घर से बाहर, मतलब राजमहल से बाहर नहीं जाने देते थे, और कोई दुख भरी चीज़ हो ना जो उन्हें मतलब ऐसा फील कराए कि उन्हें संसार छोड़ना है, वो देखने नहीं देते थे। तो एक दिन जब बुद्धा बड़े हो चुके थे, बुद्धा वॉज मैरिड ऑल्सो, उनका बेटा भी था एक, पर जब उनकी मतलब बहुत बड़े हो गए, वो शादी भी हो गई, लगभग 20+
के थे वो, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं याद आ रही है। तो बुद्धा जी कहाँ जाते हैं, बुद्धा जी जाते हैं अपने जो है चैरिटर जो होता है, जो उनका घोड़ा चलाने वाला होता है, उसको कहते हैं कि मुझे बाहर ले जाओ, आई वॉन्ट टू गो इन टू द टाउन। तो वो टाउन में जाते हैं और वहाँ पे वो कुछ देखते हैं जैसे वो डीपली एंग्विश, उन्हें धक्का लग जाता है वो देखकर, ये सब संसार की रियलिटी जानकर। एंड देन ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड वो एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुनिया का साथ जानने के लिए निकल पड़ते हैं अपने मार्ग पे। ठीक है, तो क्या देखते हैं वो, ये 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर किसी में भी आ सकता है। सबसे पहले बुद्धा जी ने देखा था एक ओल्ड मैन, तो उन्हें पता चला कि अच्छा बूढ़े होते होते हम ऐसे दिखने लगेंगे। सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक कॉर्प्स, एक डेड बॉडी को देखा, एंड लास्ट में उन्होंने क्या देखा था, एक होमलेस मेंडिकेंट, मतलब एक मॉन्क को देखा था जो भिक्षा मांग रहा था। एंड ये सब देख के बुद्धा ने डिसाइड करा कि अच्छा ऐसी होती है लाइफ, मतलब आगे चल के हम सबके साथ ये होना, हमने बूढ़े होना और एक दिन मर जाना है। तो ये सबको देख के बुद्धा ने संसार के इतने भी ये जो चीज़ें हैं इनको लीव कर दिया, अपना राजघराना, अपनी फैमिली, सब लोगों को। एंड ही वेंट ऑन टू फाइंड द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, दुनिया की रियलिटी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए। अब बुद्धा ने एनलाइटनमेंट सीख करने के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बहुत डेंजरस मेथड को पहले फॉलो करा था, दैट वाज बॉडीली मॉर्टिफिकेशन, मतलब कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं करा, इतनी कड़ी तपस्या करी दैट वो मर सकते थे, बिल्कुल मरते मरते वो बचे थे। देन उन्होंने ये सीवियर मेथड्स को छोड़ के एक दूसरा मेथड लगाया, वो था मेडिटेशन करने का। एंड ये वाव करा बुद्धा ने, मतलब कहा कि मैं जब तक मोक्ष की प्राप्ति मुझे नहीं मिलेगी मैं हटूंगा ही नहीं इस जगह से। तो वो जाते हैं एक ट्री के नीचे बैठते हैं, एंड उस ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने क्या करा, 7 दिन तक मेडिटेशन करी थी, आपको नहीं बताया है। एंड यू नो विद इन 7 डेज बुद्धा एनलाइटनमेंट को सीख कर लेते हैं। एंड यही जो वो ट्री था, फिर उसको बोधि ट्री कहा जाता है बाद में। एंड वहाँ से बुद्धा को फिर क्या कहने जाने लगा, पहले उनका नाम गौतमा था, सिद्धार्थ गौतमा, फिर उनका नाम क्या हुआ, बुद्धा। बुद्धा मतलब क्या होता है, अवेकेंड, एनलाइटेंड, जिसको सब पता हो, वो होते हैं बुद्धा। ठीक है, तो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही थॉट धम्मा और द पार्ट ऑफ रियलिटी। और फिर जब वो बुद्धा जी बन जाते हैं, जब उनको सब समझ में आ जाता है, ही नोज़ वॉट हैपेंड आफ्टर लाइफ, ही नोज़ एवरीथिंग। तो जब उन्हें ये सब पता चल जाता है तो वो क्या करते हैं, ये बाद में उन्होंने ये नहीं करा कि वो अपनी ये जो इतनी बड़ी नॉलेज उन्हें मिली थी वो उनको अपने तक ही रखें। उन्होंने फिर लोगों की मदद करी, उस नॉलेज से उन्हें बताया कैसे दुनिया में सही तरीके से चलना है। ये फ़ोटो आप देख सकते हो, ये स्कल्पचर है अमरावती में, जो है आंध्र प्रदेश के, जहाँ पे ये फ़ोटो दिखाई जा रही है कि बुद्धा जा रहे हैं अपने पैलेस से डिपार्चर करके, वो जब अपने पैलेस से जा रहे थे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब बुद्धा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी, बुद्धा मिरेकल नहीं करते थे, वो चमत्कार करके, जैसे आम जनता का मतलब उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाते थे कि ये चमत्कार ऐसे होते हैं, उनको तो सब पता था, ही नोज एवरीथिंग अबाउट लाइफ, बट स्टिल उन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा आप चमत्कारों पे बिलीव करो, आप जो है ऐसी जादुई बातों पे बिलीव करो। उन्होंने रीज़न देके, रैशनल रीजंस देके लोगों को समझाया कि क्या लाइफ है, लाइफ की रियलिटी बताई उन्होंने कि कोई आपको जो है कोई ऐसा जादू नहीं हो जाता है, सबको लाइफ के स्ट्रगल कर देखने पड़ेंगे, दुख देखने पड़ेंगे, दुख देखोगे तो सुख भी देखोगे, सुख देखोगे तो दुख भी देखोगे, ये मानना पड़ेगा तुम्हारे को। फॉर एग्जाम्पल ये आपको बता रखा है एक लेडी की कहानी से जिनका नाम था कीसा गौतमी, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था ये सब, कि जो है कीसा गौतमी जो थी, उनका क्या हुआ था, उनका जो एक ही बेटा था इकलौता, वो मर जाता है, तो वो बहुत परेशान होती है और बच्चे की डेड बॉडी को लेके घूम रही होती है। तो बुद्धा जी के पास बच्चे की डेड बॉडी लेके जाती है और कहती है इसको जिंदा कर दो। तो वो कहते हैं ठीक है मैं इसको ज़िंदा कर दूंगा, बट तब करूँगा जब तुम किसी घर से हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लाओ, यानी कि थोड़े से मस्टर्ड सरसों के दाने लेकर आओ। तो वो जिस भी घर में जाके मांगती है कि मुझे सरसों के दाने दो, तो हर कोई उन्हें दाने देने को तैयार हो जाता है, किलो दाने। और बट बुद्धा ने एक कंडीशन रखी थी कि उस घर से सरसों के दाने लाने जिनके घर में कभी कोई मरा ना हो। अब वो जिस भी घर में जाती है तो लोग कहते हैं अरे नहीं हमारे घर में किसी की डेथ हुई है, हमारे घर में किसी की डेथ हुई है। तो जब वो पूरा दिन ऐसे भटकती रहती हैं, रात को जाकर उन्हें जब वो एक सड़क के किनारे बैठती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं अपने लड़के के प्यार में कितनी अंधी हो गई थी कि मैं सोसाइटी की, संसार की असलियत समझ ही नहीं पाई कि ये दुख सिर्फ मैं नहीं झेल रही हूँ, पूरी दुनिया इसको झेलती है। कि क्या कि आपका लव्ड वन आपसे दूर जा सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हो, दिस इज़ द लाइफ एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने रीज़न देकर कि उनको खुद समझ में आ गया, बुद्धा जी ने नहीं समझा, उनको खुद अपने एक्सपीरियंस करके समझ में आया कि यही तो दुनिया है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम अपना। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अब बुद्धा क्या कहते थे, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब होता है अनिका, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मतलब दुनिया किसी के लिए नहीं ठहरेगी कभी भी। हमारा जो वर्ल्ड है किसी के लिए नहीं रुकेगा। हम कहते हैं ना हमारा स्ट्रगल चल रहा है, हम परेशान है, भाई दुनिया चलती रहेगी, यू हैव टू गो विद द पेस। ओके, तो दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती है, एवर चेंजिंग है, एवर लास्टिंग है, चलती रहेगी। एंड इट इज़ सोललेस। मतलब क्या है हमारी दुनिया, कैसे बुद्धा कहते थे कि ये
परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ चेंज होता रहेगा, एवरीथिंग विल चेंज। कोई भी चीज़ अगर अर्थ पे आई है तो वो परमानेंट नहीं है। कोई पेड़ों पे फल लगे हैं वो गिर जाएंगे, कोई मिट्टी का बर्तन है वो टूट जाएगा, ऐसे तुम इंसान हो तुम भी मरोगे, राजा का बेटा है वो भी मरेगा, कोई कितना ही अमीर हो जाए, अपने किसी की अगर मृत्यु लिखी है तो मरेगा ही, वो उसे बचा नहीं सकते। ये वर्ल्ड ऐसा है, वो ये समझाते थे। तो विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, अगर हम इस ट्रांजिएंट जो एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, इसमें दुख जो है हमारी लाइफ का पार्ट। अगर आप चाहते हो तुम्हें दुख ना हो, तो बुद्धा कहते हैं अगर तुम चाहते हो तुम्हें दुख ना हो तो उसके लिए तुम्हें वर्ल्डली मैटर्स को रिनाउंस करना होगा, कि दुनिया की मोह माया इस सब को छोड़ना होगा, एक मॉन्क की तरह जीवन लेना होगा, तब आप इन वर्ल्डली अफेयर्स से बाहर आ सकते हो। तो बाय फॉलोइंग द पार्ट ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, ह्यूमन बीइंग कैन कम आउट विद दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। तो अगर आप पेनेंस करोगे, सीवियर दुखों से जो है मुक्ति पा सकते हो। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इरेलीवेंट। कोई बात ही नहीं होती थी अर्लीस्ट फॉर्म बुद्धिज्म में जो है हमारे भगवान के ऊपर। द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग रादर देन डिवाइन ओरिजिन। जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी पढ़ा था कि बुद्धा जी ने कहा था कि ये जो वर्ल्ड है ये कोई जैसे फन सिस्टम जो है ब्राह्मण ने कहा डिवाइन ओरिजिन है, उन्होंने कहा नहीं, जो ये राजा बने हैं ये इंसानों की अपनी मर्जी थी, इस टाइप से वर्ल्ड होता था। देयरफॉर ही एडवाइज किंग एंड गहापतीज टू बी ह्यूमन एंड एथिकल टू एवरीवन। इसलिए वो ना ही वन सिस्टम पे ना ही उसके बेसिस पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव करते थे। इनफैक्ट वो हर राजा को, गहापति मतलब अमीर जो लोग होते थे, उन्हें कहते थे कि जो तुम्हारे सर्वेंट्स भी है ना उनसे भी इज्जत से पेश आओ, अगर वो तुम्हारे लिए काम करे तो वो उनकी जॉब है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए लिखा ही गया है कि वो ये करेंगे ही। ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन। ठीक है। अब बुद्धा एम्फसाइज इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एंड द मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मतलब कि आप सही काम करोगे, सही कर्म करोगे, अपने जो है लाइफ को सही से जियोगे, तो आप जो है और जैसे वो करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो तब आप जो है ये एस्केप कर सकते हो साइकिल ऑफ रीबर्थ से एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बना, literally the extinguishing of the ego and desire, and thus end the cycle of suffering for those who renounce the world. तो अगर आपको एनलाइटेंड होना है, अगर आपको ये संसार के दुखों से ऊपर उठना है, एक निब्बन के स्टेज में जाना है आपको, जहाँ पे आप जो है बिल्कुल एक डिफरेंट स्टेज में चले जाते हो, तो उस सब के लिए बुद्धा ने यही कहा था कि उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को लीव करना होगा, तब हम वो समझ सकते हैं। और अगर हम बुद्धा के आखिरी वर्ड्स की बात करें तो ये, जैसे मैं आपको वैसे भी समझाऊंगी किसी वीडियो में ये, तो बुद्धा ने जो आखिरी वर्ड बोले थे ना, उन्होंने ये कहा था, बी द लैम्प अनटू योर सेल्फ एज ऑल यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। उन्होंने कहा था दुनिया में ना हमें कभी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बी द लैम्प टू योर सेल्फ, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ना तुम्हारे साथ में, वो तुमने करा है। इफ़ इट्स गुड इट्स बिकॉज ऑफ यू, इफ़ इट्स बैड इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो बी द लैम्प अनटू योर सेल्फ। तुम्हें अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो तुम अपने लैम्प हो, अपना जो लाइट है ना तुम अपनी खुद हो, तुम अपनी लाइट खुद हो, और तुम्हें जो भी कर रहे हो राइटियस एक्शन करो, इंडिविजुअल एजेंसी, खुद पे डिपेंडेंट लो, अपने सही फैसले लो, सही काम करो, तभी तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा होगा। ठीक है। तो और अगर तुम्हें खुद को लिबरेट करना है, लिबरेट आप ये भी मान सकते हो कि अगर वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो भी अकेले जाके ही होगा, फैमिली वैमिली सब कुछ लीव करके। और अगर आपको अपने लाइफ में अच्छे से भी रहना है, इफ़ यू वांट एवरीथिंग, तो आपको खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा, सामने वाले पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। ठीक है। तो बुद्धा, चलो, तो हु वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा? तो बुद्धिस्ट मॉन्क एंड बुद्धिस्ट नन्स। अभी भी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है बुद्धा की, जहाँ पे बुद्धा मॉन्क होते हैं, नन्स होते हैं। तो बुद्धा के बहुत सारे मॉन्क्स एंड नन हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, एंड बहुत सारे डिसाइपल्स ने फिर इतने ज़्यादा हो जाते थे कि संघ बना लिया। संघ मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशंस टाइप बना ली थी। एंड कुछ मॉन्क उनमें से टीचर्स बन जाते थे, जो धम्मा मतलब राइटियस एक्शन जो हमें करना है, जो अशोका जी ने पिलर्स पे लिखवाया था, उसकी नॉलेज पूरे वर्ल्ड में जाके इधर उधर बांटी। दीज मॉन्क्स लिव सिंपल लाइफ। अब ये मॉन्क्स के भी रूल होते थे कि मॉन्क के बहुत सिंपल लाइफस्टाइल उन्हें जीना होता था। जो कुछ भी जो है वो रखते थे अपने पास में, वो उतना ही होना चाहिए जो उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। सच एज जब भी कोई बुद्धा की मोनेस्ट्री में जाके मॉन्क बनते थे तो उन्हें एक टाइप का एक बाउल मिलता था, कटोरा मिलता था, जिसमें उन्हें दिन में उतना ही फूड भीख में मांग कर मिलता था। वो इधर उधर घूमते थे एंड देन दे आस्क फॉर इट, उतना ही जो है वो रिसीव करते थे जितना एक टाइम के खाने के लिए बहुत हो उनके। ठीक है। और अगर कभी ऐसा भी होता था ना कि भिखुस जो होते थे, उन्हें अगर ज़्यादा खाना मिल जाए तो ये नहीं कि सारा खाना खा लिया, नहीं, उन्हें वो अपने सारे फिर लोगों के साथ शेयर करना होता था। तो इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इन द बुद्धिस्ट संघ। तो बुद्धा के संघ में ना सिर्फ पहले मेन अलाउड होते थे, औरतें अलाउड नहीं थी। ठीक है। तो फिर औरतें कब आती हैं, एक मिनट रुको, ये रहा, हाँ,
तो औरतों का आना अलाउड कब होता है? जब बुद्धा के एक फेवरेट जो है कौन थे? डिसाइपल आनंदा, यहाँ लिखा है उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे आनंदा। उन्होंने कड़ी तपस्या करी, मेडिटेशन करी, और उन्होंने फिर उन्हें कहा कि नहीं, वुमेन को भी अलाउड होना चाहिए। तब जाके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर वुमेन अलाउड हुई थी। कौन थी सबसे पहली भिकुनी, मतलब जो वुमेन नन थी, मतलब समझ लो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की भिकुनीस कहा जाता है उन्हें। वो कौन थी? वो बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वुमेन भिकुनी बनी थी, और उसके बाद से फीमेल्स का भी जो है स्टार्ट हो गया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एंटर होना। अब बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो सिर्फ ये नहीं कि गरीब लोग आते थे, नहीं, बड़े से बड़े राजा, बहुत वेल्दी मैन, गहापति, बिजनेसमैन, वर्कर, स्लीव, क्राफ्ट्समैन, ये सब बुद्धा को फॉलो करते थे। और जैसे ही कोई बुद्धिस्ट संघ में एंटर करता था, यानी कि मोनेस्ट्री में एंटर करता था, सब इक्वल है। ये नहीं कि कोई राजा मॉन्क बन गया, अगर किसी राजा ने संसार लीव कर दिया है तो उसको मोनेस्ट्री के अंदर आके भी कोई स्पेशल 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा, नो। और कोई गरीब इंसान है तो नो, एवरीवन वाज इक्वल। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघ वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन दैट जो जितने भी डिबेट डिस्कशंस होते थे वो वोटिंग के ऊपर होते थे, कि अगर मोनेस्ट्री के अंदर कोई भी फैसला लेना है तो वो वोट्स पे होता था, डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता था। बुद्धिज्म ग्रू वेरी फास्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। बुद्धा जब जीवित थे तब तो बुद्धिज्म फैला, बट उनके मृत्यु के बाद बुद्धिज्म और ज़्यादा फैला। द इम्पॉर्टेंस अब इतना ज़्यादा क्यों है? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म रिलीजन है, इतने सारे कंट्रीज़ के अंदर है, ओरिजिनेट इंडिया से हुआ था, आज के समय पे इतने लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स। जो बातें बुद्धा ने कही उससे हर कोई रिलेट कर पाया, और रिलेट करने के बाद सबको वो सही भी लगी, इसलिए उन्होंने उनकी बातों को माना। जैसे कि बुद्धा ने क्या बातें कही थी जो लोगों को पसंद आई, वो वैल्यूज़ जो है पे ज़्यादा बिलीव करते थे रैदर देन बर्थ के ऊपर, कि इंसान कैसा व्यक्ति है ना, उसकी जो है वैल्यू कैसी है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसके कर्म कैसे हैं, वो कैसा इंसान है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है दिल का, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए रैदर देन उसके बर्थ पे। तो ही एम्फसाइजेस एंड वैल्यूज़ पे रैदर देन क्लेम्स ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। वो वन सिस्टम पे जो बिलीव नहीं करते थे, इसलिए एम्फोसिस प्लेस्ड ऑन मेटा या एंड करुणा, मतलब जो फेलो फीलिंग है, सामने वाले से अच्छे से व्यवहार करो, करुणा, कंपैशनेट रहो, सामने वाले के दुख को समझो। ये स्पेशली फॉर दोज हु आर यंगर एंड वीकर, जो आपसे छोटे हों या जो आपसे बहुत वीक हो, उनकी दर्द को समझो। ये ऐसी बातें उनकी, वो ऐसी बातों ने लोगों को अट्रैक्ट करा बुद्धा की तरफ, कि जो ये कह रहे हैं हम इन्हें गलत कह ही कैसे सकते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड सून बुद्धिज्म स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब रूल फॉर मॉन्क्स एंड नन, ये एक सोर्स गिवन है, तो यहाँ पे बता रखा है विनाया पताका के अंदर गिवन है ना रूल्स एंड मॉन्क्स एंड नन, तो वहाँ पे बता रखा है कि जब भी कोई नया जो है मॉन्क आते थे जो है, या भिखू है या भिखुनी है कहीं पे भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, तो उनको एक ब्लैंकेट दिया जाता था, और उस ब्लैंकेट को उन्हें 6 साल तक अपने पास रखना होता था। वही ब्लैंकेट को उन्हें चलाना होता था। अगर 6 साल से पहले वो ख़राब हो जाए और उन्हें नहीं चाहिए और न्यू चाहिए, तो वो उसको ऑथराइज़ कराना पड़ता था। एंड इन केस भिखूस को अगर 2 से 3 बोल से ज़्यादा केक या फिर जो है खिचड़ी वगैरह अगर मिल जाती थी, तो वो उनको क्या करना होता था? वैसे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। अगर बहुत ज़्यादा कोई उन्हें दे रहा है भिक्षा में, तो वो मना कर देते थे कि नहीं, जितना हमें 1 टाइम के लिए 2 टाइम के लिए ज़रूरी है वो उतना ही लेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा मिल जाता था, अगर उन्होंने खा भी लिया है बहुत ज़्यादा, ही शुड एक्सेप्ट इट एंड कन्फेस इट, तो उन्हें एक्सेप्ट और कन्फेस करना पड़ता था। ठीक है, having accepted the 2 or 3 bowls and having taken them from there, he is to share them among the bhikkhus also। और कभी बहुत ज़्यादा अगर उनको खाना मिल गया तो वो उन्हें शेयर करना होता था सबके साथ। Any bhikkhu is leaving the lodging which belongs to the sangha must inform to other। अगर कोई अपनी लॉजिंग लीव करके कहीं जाता था तो इन्फॉर्म भी करना होता था। तो अब ये बेसिक बुद्धिज्म के रूल हमने पढ़ लिया। वापस आते हैं, मैंने जैसे आपको कहा था सांची स्तूपा पे वापस आएंगे। अब आते हैं अपने स्तूपा पे वापस। ठीक है, तो स्तूपा अर्लीस्ट टाइम से एक सेक्रेट, बहुत पवित्र जगह मानी जाती हैं, और बहुत सारी और पवित्र जगह होती हैं हमारे वर्ल्ड में, जैसे कोई ट्रीज़ होते हैं, रॉक्स होते हैं, वैसे ही सांची स्तूपा और बाकी सभी स्तूपा से इंपॉर्टेंट पवित्र जगहें हैं। ठीक है, हमारे अर्लीस्ट टाइम से हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जिनको हम प्योर मानते हैं, पवित्र मानते हैं। कोई पेड़ हो गया, कोई जंगल का एक किनारा हो गया, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एक छोटी सी श्राइन बनी हो, हम उनको क्या कहते हैं? बहुत पवित्र जगह है। और कई बार उनको चैत्यास भी कहा जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी सेवरल चैत्यास है। चैत्यास क्या थे? वो जगह है जहाँ पे बुद्धा की रेलिक्स, मतलब बुद्धा की जो बॉडीली रिमेन्स हैं वो, और बुद्धा के यूज़ करे गए जो भी बर्तन हो गए या कुछ भी एनीथिंग, उन सबको रखा गया, तो वो बुद्धा के चैत्यास बने थे। तो बहुत सारे मेजर बुद्धा की साइट्स हैं जिनको बुद्धा के चैत्यास माना जाता है। ठीक है, या फिर बुद्धा अपनी लाइफ टाइम में उन जगहों पे गए, वहाँ रहे, उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, पहला जहाँ पे बुद्धा पैदा हुए, लुम्बिनी,
दूसरा इंपॉर्टेंट जगह है, लिखते रहो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे में ये है जहाँ पे उन्होंने अटेन करा एनलाइटनमेंट, बोध गया, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर ही गिव हिज फर्स्ट सेरेमन, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सेरेमन दिया। वेयर ही अटेन निब्न, निब्न जहाँ उन्होंने रिसीव करा कुशीनगरा। तो ये सब जगहें जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने लगी, सेक्रेट, पवित्र माने लगी बुद्धिज़्म में। एट 200 ईयर्स आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा, जब अशोका को बुद्धिज़्म के बारे में पता चला तो वो इन सभी जगहों पे गए। जैसे वो लुम्बिनी में गए और वहाँ पे जो है उन्होंने एक पिलर बनवाया जिससे पता चले लोगों को कि अशोका यहाँ विज़िट करे थे। फिर जो है बहुत सारे और जगहों पे जैसे भारूत में, सांची में, सारनाथ में उन्होंने जो है क्या बनवाए, उन्होंने स्तूपास बनवाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है सांची, भारूत, ये जो जो जगह रेड से मार्क है, यहाँ पे बुद्धा के या तो स्टैचू हैं या फिर पिलर्स बने हैं, ठीक है। वाई वर स्तूपास बिल्ड, अब स्तूपास क्यों बनाए गए थे? तो देयर वर अदर प्लेसेस टू रिगार्डेड एज सेक्रेट, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी सेक्रेट प्लेसेस हैं, जैसे लुम्बिनी है, कुशीनगर है, बहुत सारी हैं। बट स्तूपास जो बने थे, स्तूपास जो बने थे, यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे गए थे। रेलिक्स मतलब उनकी बॉडी रिमेन्स, जो बॉडी की उनकी रिमेन्स बची थी वो, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान यूज़ करा था वो। और ये जो मैं बता चुकी हूँ, इनके अंदर जो है ज़मीन में रख दिया जाता था और रेलिक्स को, और ऊपर उसके ये अंडाकार जो है ओवल शेप का एक माउंट बना दिया जाता था। एंड द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास, इस तरीके से स्तूपा टाइप बनाना, ढेर बनाना मिट्टी का गोल सा, ये पहले भी होता था बुद्धिज़्म से, बट इसमें बहुत ज़्यादा फॉलो करा गया बुद्धिज़्म में, ठीक है। एंड सिंस इनके अंदर नीचे यहाँ पे ज़मीन में क्या है, बुद्धा के रेलिक्स हैं जो बुद्धा ने खुद अपनी लाइफ में यूज़ करे हैं, उनके बॉडी के रिमेन्स, तो ये बहुत सेक्रेट जगह थी किसी भी बुद्धिस्ट पर्सन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट known as Ashok Vandana, Ashoka distributed portion of Buddha's relic to every important town and constructed stupa over them. तो ये सब स्तूपास बनवाने के ऐसा कहा जाता है। अशोक वंदना एक टेक्स्ट है, उसके हिसाब से अशोका ने कहा था बुद्धा के सारे रिलिक्स को इकट्ठा करके कि वो चाहते थे कि इन सबको अलग अलग इंडिया की जगहों में फैला दिया जाए और वहाँ पे स्तूपा बनाया जाए, सो दैट और जो है हमारा फैले बुद्धिस्ट रिलीजन। बाय द 2nd century BCE नंबर ऑफ स्तूपास जैसे भारूत, सांची, सारनाथ, जो मैप पे आप यहाँ पे देख सकते हो, वो बन चुके थे, ठीक है। नाउ हाउ वर स्तूपास बिल्ट, कैसे बनते थे? तो बहुत लोग डोनेशन करते थे, बड़े बड़े राजा भी डोनेशन करते थे, गरीब लोग भी डोनेशन करते थे, इवन स्लेव्स जिन पे पैसा नहीं होता तो वो आके काम करवाते थे स्तूपा बनने का। लोग अपनी मतलब मेहनत करें ना कि वो फ्री में काम करते थे वहाँ के, ऐसे स्तूपास बनते थे। जो स्तूपा की रेलिंग्स है ना और उनके पिलर्स हैं, वहाँ पे जितने लोगों ने डोनेशंस करी है ना, वो उनके नाम लिखे हुए हैं कि इन्होंने ये डोनेट करा है। किंग जैसे सातवाहना रूलर्स ने बहुत सारे डोनेशंस करी थी। आइवरी वर्कर की गिल्ड, अब देखो आपने 3rd चैप्टर ना पढ़ा हो तो समझ नहीं आएगा। श्रेणीज जाति की मैंने अब बताई थी, उन्होंने काफ़ी बार जो है बता रखा है आपको कि जो है काफ़ी सारे गेटवेज बनने के लिए उन गिल्ड ने पैसा दिया था, ठीक है, डोनेट करा था। हंड्रेड्स ऑफ डोनेशन वर मेड बाय द पीपल, जिन्होंने वहाँ पे आके काम करा तो उनके नाम वहाँ पे लिखे गए, उनके जो है रिलेटिव के। भिकू एंड भिकूनीज ने भी बहुत काम करा मॉन्यूमेंट के बनने में, तो वो सब उनके बारे में लिखा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, स्तूपा का संस्कृत मतलब होता है एक हीप, मतलब कि एक ढेर, मतलब कि एक सेमी सर्कुलर ढेरी, गोल सा ऐसा ढेरा बना देते हैं ना, ढेर कहते हैं इसको। माउंड ऑफ जो है आप कह सकते हो मिट्टी का ऐसे गोल सा ढेर है, अंडा शेप का यानी कि ओवल शेप का हमारे अर्थ पे, और इसको क्योंकि ओवल शेप का होता है तो इसे हिंदी में अंडा ही बोला जाता है, ऐसे अंडा, ठीक है। ग्रेजुअली इट इवॉल्व इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो पुराने ज़माने के स्तूपा बस ऐसे थे, ठीक है। रुको मैं बताऊं तुम्हारे को, तो आप ये देख सकते हो, ये तो जो है वो हो गया अंडा। इसके ऊपर जो ये बालकनी सी बना रखी है इसे कहा जाता है हार्मिका। हार्मिका के ऊपर ये जो डंडा आपको दिख रहा है ये पूरे से कहा जाता है मस्ती, ठीक है। और इसके ऊपर ये छतरी लगी हुई है। ये चारों तरफ ये जो रेलिंग्स है, ये रेलिंग्स क्यों बनाई गई हैं? ये जो है यहाँ पे आप रीड करो तो ये जितनी भी रेलिंग्स हैं जो ये बनाई गई हैं, अराइजिंग फ्रॉम द हार्मिका वॉज अ मास्ट कॉल्ड यष्टि एंड ऑफन सराउंडेड बाय अ छतरी, ऊपर अम्ब्रेला है। अराउंड द माउंट वॉज अ रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेट स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। तो ये जो माउंट के अराउंड जो ये रेलिंग बनाई गई है, ये है रेलिंग, देखो ये है ब्लैक ये जो ये देख रहे हो, ये चारों तरफ ये है रेलिंग। ये दिखाता है कि ये सेपरेट करता है इस पवित्र जगह को बाहरी दुनिया से। और 4 ईस्टर्न गेटवे हैं, मतलब ईस्टर्न गेटवे की होगा, मतलब हर डायरेक्शन में एक गेटवे हैं जो यहाँ की एंट्री के लिए यूज़ करे जाते थे, ओके। तो सांची एंड भारूत वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग विच रिजेंबल्ड बैम्बू और अ वुडन फेंस एंड द गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल्स। तो भैया सांची और भारूत का स्तूपा जो है प्लेन थे, बट इनके में ये है वुडन की रेलिंग बनी हुई थी चारों तरफ और 4 गेटवे थे। ये देखो ये 4 गेटवे हैं, दिख रहे हैं,
1 2 3 4 ईस्टर्न गेटवे से घुस के जो है क्लॉकवाइज आप लोगों को पूरा परिक्रमा करनी होती थी। वर्शिपर एंटर थ्रू ईस्टर्न गेटवे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करके, और वो जो है इस तरीके से जैसे सन घूमता है ना वैसे चलते हैं। लेटर द माउंट ऑफ द स्तूपास केम टू बी इलेबोरेटली कार्व्ड विद रिचेज एंड स्कल्पचर एज एट अमरावती एंड शाहजहां की डेहरी इन पेशावर। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर बनता था स्तूपा का, फिर और भी इलेबोरेट चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी, और भी सुंदर नक्काशियाँ ये सब। तो वो जो अमरावती का स्तूपा है और जो शाहजहां की डेहरी है कहा जाता है जिसको, पेशावर में जो पाकिस्तान में, वहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, ये देखो ये होती है इंस्क्रिप्शन, ऐसे खुदाई कर रखी है सॉलिड मटेरियल पे। ये एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे जो है बता रखा है, वोटिव इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो कुछ भी जिन्होंने दान वान करा ना वो सब लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं सबके। एंड ऐसी ऐसी बहुत सारी हमें भारत में अमरावती हर जगह मिली हैं। ओके, अब आते हैं डिस्कवरिंग स्तूपा, फेथ ऑफ अमरावती एंड सांची। तो अमरावती स्तूपा तो जो है हमें उसको हम सेव नहीं कर पाए, बट सांची स्तूपा को कर पाए। तो आप जानोगे अमरावती स्तूपा के साथ क्या हुआ था। टॉपिक डिस्कवरिंग स्तूपा, फेथ ऑफ अमरावती एंड सांची। तो यहाँ पे जैसे सांची स्तूपा तो बहुत ब्यूटीफुल सब हमें जो है मॉन्यूमेंट मिल गया, बट अमरावती स्तूपा के साथ ये ब्रिटिशर्स ने यही करा था। अमरावती स्तूपा के गेटवेज ये सब सारी चीज़ें उठा के ये लोग अपने गार्डन्स में ले गए थे। तो अमरावती स्तूपा को क्यों हम नहीं बचा पाए ये आप जानोगे इस वाले टॉपिक के अंदर। तो ईच स्तूपा की अपनी हिस्ट्री है, और इनफैक्ट आपको जो अमरावती स्तूपा तो अब हमारे पास नहीं है उसकी इंटैक्ट फॉर्म में, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, सांची से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतना इलेबोरेट बनाया गया था। तो 1796 में एक लोकल राजा थे, उन्हें एक मंदिर बनवाना था, टेम्पल। तो उनको ना अमरावती स्तूपा के रुइंस मिले, तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए थे और उनको जो है यूज़ करा था। और उन्हें लगता था कि ये जो माउंड है इसके अंदर कोई ट्रेजर होगा। बाय द वे उसके अंदर थे बुद्धा के रिलिक्स, बट ऐसा लगता था यार इसके अंदर कोई ट्रेजर होगा। फिर क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था कलिन, वो क्या करते हैं, उनको ये मिल जाता है और बहुत सारे स्कल्पचर मिलते हैं अमरावती स्तूपा में, और उन्होंने उसकी ड्राइंग्स करी और उसे पब्लिश करा। बट उस समय पे किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया अमरावती स्तूपा पे। 1854 में वॉल्टर एरियर जो कमिश्नर थे गुंटूर मतलब आंध्र प्रदेश के, वो अमरावती गए और वहाँ से उन्होंने स्कल्पचर पैनल इधर उधर जो बहुत सारे थे ना उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। ये सांची स्तूपा का गेटवे, अमरावती का नहीं है। अमरावती की तो बहुत कम चीज़ें हमें बाद में मिली। तो उन्होंने क्या करा, इन मार्बल्स को कलेक्ट कर और उन्होंने मद्रास ले गए अपने साथ, और उन्हें कहा गया एलियट्स मार्बल। तो वहाँ से जो है मॉन्यूमेंट के पत्थर इधर उधर गेटवेज वगैरह उठा के ये लोग इधर से उधर ले जा रहे थे। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड केम टू अ कंक्लूजन दैट स्ट्रक्चर एट अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मैग्निफिसेंट। तो इतना सबसे ज़्यादा मतलब सारे स्तूपास में से सबसे मैग्निफिसेंट था अमरावती का स्तूपा, ठीक है। अब 1850s में क्या होता है, सम ऑफ द स्लैब्स मतलब पत्थर के जो पीसेस थे अमरावती के, उनको इंडिया में एशियाटिक सोसाइटी जो थी बंगाल में वहाँ ले गए, कलकत्ता इंडियन ऑफिस जो था ऑफिसों के गार्डनों में सजा रहे हैं, मद्रास में ले जाके लंदन ले जा रहे हैं भैया ये इतने बड़े बड़े हमारे स्कल्पचर्स को। एंड ऐसा हो गया था मतलब कि लंदन में और हर जगह इनके घरों के अंदर, ऑफिस के गार्डन्स के अंदर हमारे स्टैचूज़, हमारे स्कल्पचर्स को, ये हमारे ब्यूटीफुल एंशियंट हिस्ट्री को ले जाके वहाँ सजावट की तरह यूज़ कर रहे थे। अब क्या होता है, इफ इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यू टू रिमूव द स्कल्पचर, जो भी कोई नया ऑफिसर आता कुछ ना कुछ हमारा स्कल्पचर ले जाके अपने घरों की जो है ना उसमें सजावट में यूज़ करा था। अब इनमें से कुछ एक डिफरेंट, एक भले इंसान दुनिया में होते ही ऐसा तो नहीं है ना, वरना दुनिया चलती ही नहीं। तो ऐसे थोड़े इंसान जिनका दिमाग था ठीक वो आते हैं, जिनका नाम था H.H. कोल। ये एक आर्कोलॉजिस्ट आते हैं और इन्होंने कहा इट इज़ लाइक अ सुसाइड, कि एक एंशियंट हिस्ट्री की सुसाइड कर रहे हो आप अगर आप उस मॉन्यूमेंट के दरवाजे को, उसके पत्थर को, उसकी स्लैब को, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन से अगर आप कहीं और ले जा रहे हो तो इट्स लाइक अ सुसाइड। एंड ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आपको म्यूजियम में रखना ही है तो POP के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इट इज़ नॉट गुड कि आप ओरिजिनल चीज़ को ले जाओ। अनफॉर्चुनेटली कोल लोगों को जो है कन्विंस करने में अमरावती के स्तूपा में कन्विंस नहीं कर पाए थे। अमरावती स्तूपा के तो बहुत सारी चीज़ें ये ले गए थे, बट सांची के टाइम पे जब भी हमने शाहजहां बेगम का नाम पढ़ा हमारा स्तूपा बच गया था। नाउ व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट? सांची स्तूपा बच गया, अमरावती क्यों नहीं? क्योंकि सांची स्तूपा का डिस्कवरी हुई थी 1818 में और अमरावती तो 1790, जैसे कौन सा टाइम पढ़ा अभी हमने ये, वो तो लगभग आप मान लो 1850s और 1796 इसके बाद ही मिल गया था। तो तब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस स्तूपा की, ठीक है। जब सांची मिला था तो इसके चारों गेटवेज इंटैक्ट थे। इनफैक्ट एक ही गेटवे गिर रखा था, वो भी वहीं पे उसी जगह पे गिरा हुआ था।
फिर लंदन, बट फिर भी बनवा लिया गया था कि पीओबी स्ट्रक्चर ले आ जाना, ठीक है। वेयर एज द महाचैत्य एट द अमरावती, तो अमरावती में महाचैत्य था, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट अमरावती में स्तूपा था, जो इज़ नाउ जस्ट अ इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट। इस समय पे फोटो देख सकते हो अमरावती के स्तूपा की, पुरानी ग्लोरी जो उसकी थी वो अब हम नहीं देख सकते हैं कि कैसा वो पहले टाइम पे होता होगा। अब बात करेंगे हम जितने भी स्तूपा हैं उनमें क्या क्या स्कल्पचर, एनग्रेविंग्स, क्या क्या सुंदरता के लिए क्या क्या नक्काशियाँ करी हुई है। तो एक ऐसा स्क्रोल टाइप का बना हुआ है, ये फोटो में आप देखो। इसको स्क्रोल क्या होते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था, चरण चरितास, जैसे यूँ स्क्रोल ऐसे यूँ खुल जाता है ना, ये इस पर पूरी एक स्टोरी जैसे दिखा रखी है, ठीक है। इस पर प्रॉपर स्टोरी बता रखी है। कुछ स्कल्पचर, रूरल सीन्स दिखा रखे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक रूरल सीन दिखा रखा है यहाँ पे आपको इस वाली फ़ोटो के अंदर, ठीक है। झोपड़ी है, एनिमल्स हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ स्टोरीज इन स्टोन, जितने भी स्तूपास हैं उनमें स्टोन्स के ऊपर बहुत सारी नक्काशी करी गई है, जैसे हमारे बहुत सारे मंदिरों में भी होते हैं, पुराने पुराने मंदिर आप देखोगे पिलर्स के ऊपर नक्काशी करी गई, वैसे स्टोन्स पे स्तूपास में भी थी, ठीक है। जैसे एक स्टोरी बता रखी है एक फ़ोटो के अंदर, जहाँ पे एक प्रिंस ने अपना सारी की सारी चीज़ें ब्राह्मण को जो है गिफ्ट कर दी थी, दे दी थी, और जो है अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ वो कहाँ चले गए थे, वो फॉरेस्ट में चले गए थे, ठीक है। अब ये 3 स्कल्पचर्स अगर आप देखोगे, दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये क्या है, सिम्बल्स ऑफ वर्शिप, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये एक ट्री है, ये एक सीट बनी हुई है, इसके चारों लोग पूजा कर रहे हैं। ये जो एम्प्टी सीट है ये बुद्धा का सिंबल है। बुद्धा को कभी भी स्कल्पचर में से बना के नहीं दिखाया जाता था, एम्प्टी सीट छोड़ दी जाती थी। ये स्तूपा की वर्शिप हो रही है। ये जो है ये व्हील अगर आप देख सकते हो, ये व्हील क्या है, ये सारनाथ में जब बुद्धा ने पहला सेरेमन, पहली टीचिंग दी थी, तो वहाँ से धम्मा मतलब क्या, सही जो लिविंग की, जो आप लोगों को जो चीज़ें फॉलो करनी है, धम्मा का चक्र शुरू हो गया था। अशोका चक्र जैसे हमने लगाया ना अपने उसमें नेशनल फ्लैग में हमारे हैं, तो ये धम्मा का जो चक्र है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ये पहले सेरेमन को इससे दिखा रखा है स्तूपा के जितने भी पिलर्स थे उसमें। तो ये देखो 4.14 ये वाली फिगर है, यहाँ बोधि ट्री दिखा रखा है, यहाँ बुद्धा ने जब एनलाइटनमेंट अचीव करी उसके आसपास में लोग मेडिटेट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इसमें पूरी हर एक फोटो में ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लिया तुमने यहाँ पे। अनदर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल वॉज द व्हील। बुद्धा को शो करने के लिए व्हील भी यूज़ होता है। बुद्धा की कभी भी इमेज नहीं बनाई जाती थी ऐसे व्हील, एम्प्टी सीट। ये क्या व्हील, मैंने आपको बता दिया, धम्मा के प्रिंसिपल्स बुद्धा ने बताने शुरू कर दिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट कंफ्यूज हो गए कि यार इसका बुद्धिज़्म से क्या रिलेशन है। जैसे कि ये स्टैचू आप देख सकते हो, ये एक वुमेन है जिन्होंने टच कर रखा है ऐसे जो है ब्रांचेस को, ट्री के आसपास में फूल खिले हैं। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे पॉस्चर में है, तो ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही फेमिनिन टाइप दे रही हैं लुक, ठीक है। अब इसका वो कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि इस इमेज का रेनन्सिएशन से कि दुनियादारी छोड़ दो, इससे तो कुछ मतलब नाता नहीं लग रहा है। इट इज़ लाइक कोई फेमिनिन ब्यूटी एंड लव समथिंग लाइक दैट इज डिपिक्ट हो रहा है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा। सही भी है सोचना। तो फिर उन्हें पता चला ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके, आप पत्थर पे कोई चीज़ बनी हुई देख रहे हो, आप क्या पता लगा लोगे उसके बारे में जब तक आप उसके पीछे की नॉलेज ना हो। तो फिर उन्हें पता चला कि ये कौन है, ये शलाभंजिका है, कि ये वुमेन कौन है, ये है शलाभंजिका। और इनके टच से ही जो है कोई भी चीज़ फूल, पेड़, पौधों में बदल जाती है। और इसको बुद्धा के जो स्तूपास बनाए गए हैं इसके डेकोरेशन के लिए यूज़ करा है। और कहीं ना कहीं ये जो है सिंबल है, दिखा रहे हैं कि जो भी लोग बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करने आएंगे, जो बुद्धिज़्म धर्म में जो है आएंगे, जो रिलीजन बुद्धा का फॉलो करेंगे, उनकी लाइफ भी ऐसी फूलों की तरह खिल जाएगी, ठीक है। तो जो है बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर जो है बुद्धा के स्तूपास में, सांची स्तूपा में, इधर उधर स्तूपास में कुछ ऐसे स्कल्पचर भी है जिनका बुद्धिज़्म से रिलेशन नहीं है, बाकी जगहों से वो जो है बिलीफ से वो ले रखे हैं। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट ये सूंड से पानी आ रहा है और ये पूरा नहा रहा है। ये एलिफेंट किसका प्रतीक है? एलिफेंट को यूजुअली विजडम, ठीक है, और साथ ही के साथ आप कह सकते हो स्ट्रेंथ का प्रतीक माना जाता है। तो ये भी जो है इसमें गिवन है, हमारे पिलर्स पे बना हुआ है। बहुत सारे पिलर्स पे एनिमल, हॉर्सेस, मोंकी, कैटल, ये सब बने हुए हैं। तो ये बहुत लाइवली सीन दिखाने के लिए स्कल्पचर में यूज़ करा गया है, ठीक है। अब एक इमेज है जिस पे बात होती है, वो ये है, ये इमेज। यहाँ पे एक लेडी है, वुमेन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एलिफेंट है और ये इनका जल से अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। वाइल सम जो है आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कौन है, हिस्टोरियंस, की ये बुद्धा जी की मम्मी है जिनका नाम था माया।
बट बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारी जो है ना माता लक्ष्मी वो बना रखी है। शी इज़ द पॉपुलर गॉडेस गजा लक्ष्मी, लिटरली द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून हु इज़ एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स। तो ये गजा लक्ष्मी है। तो अब ये नहीं पता चला, अब वो लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है कि ये क्या है, ये है माया, बट जैसे आप स्टैचू में देख भी सकते हो तो अभिषेक जिस तरीके से हो रहा है, पूरा सिंबल दिखा रखा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारी गजा लक्ष्मी है, ये माता लक्ष्मी है, ठीक है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो ये है। और क्या है, अब ये देखो, ये सरपेंट, तुम्हें कैसा लग रहा है ये सरपेंट देख के? तो ये सरपेंट मिला जो है जैसे एक पिलर पे बना हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है। तो भाई ऐसा कुछ चीज़ें भी थी जो है स्टैचू पे ऐसी एनग्रेविंग देख के जो इन्हें समझ में नहीं आई थी, ठीक है। तो इसको कहा गया दिस मोटिव सीम टू बी डिराइव फ्रॉम पॉपुलर ट्रेडिशन विच वर ऑलवेज नॉट रिकॉर्डेड। कुछ होगा इसका भी मतलब, उन्होंने कहा जो लिखा नहीं गया है। तो एक जेम्स फ्रेगरसन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, वो जब सांची स्तूपा गए थे तो उन्हें सबसे पहले जब पता नहीं था कि बुद्धिज्म से रिलेटेड, उन्हें लगता था ये कोई ऐसी जगह है जहाँ सांपों की और जो है ना पेड़ों की पूजा की जाती होगी, क्योंकि हर एक ढांचे पे कहीं पेड़ बने हैं, कहीं एनिमल बने और सांप के बहुत सारे सिंबल थे, तो उन्हें ऐसा लगा करता था। तो उनको बुद्धिज्म की इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो आप किसी इमेज को देखकर तभी पता लगा सकते हो जब आपको उसकी नॉलेज हो। ओके, अब आते हैं टॉपिक नंबर 10 पे, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। यहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म पढ़ोगे। देयर आर टू, बुद्धिज्म में 2 टाइप की चीज़ों को फॉलो करा जाता है, वो आप पढ़ोगे। तो बाय द 1st सेंचुरी CE, मतलब कि पहली 1st सदी जो है ना, CE जो अभी पीरियड चल रहा हमारा, 1st AD आप कह सकते हो, तब से जो है बुद्धिस्ट टीचिंग में थोड़ा चेंज देखा गया। बुद्धा जो थे वो कहते थे सेल्फ एफर्ट, बुद्धा कहते हैं ना जो करना है आपको खुद करना है लाइफ में। उन्होंने कहा कि निब्न अगर जीव करना है आपको, अगर आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी, तो उसके लिए आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो, आपको खुद मेडिटेशन करना है, खुद ही आपको सब कुछ करना होगा। बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड एनलाइटनमेंट एंड निब्न थ्रू हिज ओन एफर्ट। तो उन्होंने अपने एफर्ट से निब्न और एनलाइटनमेंट को सीख करा था बुद्धा जी ने। बट धीरे धीरे एक नया टाइप की बिलीव आई बुद्धिज्म के अंदर, जहाँ पे ऐसे कहने लगे ये लोग कि हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ अ सेवियर इमर्ज, कि एक सेवियर होंगे एंड वो जो है वो लोगों की हेल्प करेंगे आगे अपनी लाइफ में जो है सैल्वेशन अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो इससे क्या हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिस्ता इमर्ज हुआ। बोधिस्ता कौन हुए? बोधिस्ता बहुत डीपली कंपैशनेट बीइंग, जो बहुत करुणा है, जिनके अंदर लोगों को समझते हैं। हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट, जो मेरिट्स मतलब क्या, संसार की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने पता लगाया, अच्छे अच्छे कर्म उन्होंने करे, अच्छी चीज़ों को उन्होंने समझा अपने एफर्ट से। बट यूज दिस नॉट टू अटेन निब्न एंड देयर बाय अबैंडन द वर्ल्ड बट टू हेल्प अदर्स। बट उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किस में करा, जो है लोगों को मदद करने में, जो भी नॉलेज मिली उससे लोगों की मदद करी। द वर्शिप ऑफ द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिस्ता बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो इसलिए जो बुद्धा एंड बोधिस्ता की जो इमेज की पूजा करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया बुद्धिज्म में। थी इसको बोला गया महायाना, यानी कि ग्रेटर व्हीकल, एंड दोज हु अडॉप्टेड बुद्धा की बिलीव ओल्ड वैल्यूज को कहा जाता था लेसर व्हीकल, यानी कि हिनायाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुद्धा की इमेज देख सकते हो मथुरा से जो ये मिली है। डन। अब आते हैं हम द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। तो अगर आपको भगवान शिव के बारे में पढ़ना है, आपको विष्णु जी के बारे में पढ़ना है, तो वी हैव आवर पुराण्स। हमारे पास बहुत सारे पुराण हैं हमारे। तो पुराण क्या है, अगर हमने जब पुराण को पढ़ा हिस्टोरियंस ने, तो उन्हें पता चला कि ये नोशन ऑफ अ सेवियर, की कोई है जो हमें बचा सकते हैं। जैसे कि बुद्धिस्ता की पूजा की रही बुद्धिस्ट लोगों ने, जो उनकी लाइफ को बचाएंगे। अब हमें भी कोई चीज़ डर लगता है तो हम भगवान से प्रे करते हैं ना, हे भगवान जी प्लीज़ सब सही कर देना। जो भी गॉड को आप सबसे ज़्यादा क्लोज मानते हो, गणेश जी को, माता रानी को, तो हम ऐसे प्रे करते हैं। तो वैसे ही ये चीज़ की एक सेवियर है हमारे, जो हमारे लाइफ में है हमारे लिए, जो हमारे को बनाया है, जिन्होंने हमारे को बचाएंगे। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ बुद्धिज़्म में नहीं है, ये हर रिलीजन में है। और अब ये आते हैं हिस्टोरियंस हमारे हिंदुइज्म को, हमारे पुराने ट्रेडिशंस को पढ़ने ये जब चलते हैं, तो इन्हें एक नहीं, इन्हें बहुत सारे हमारे जो है गॉड एंड गॉडेसेस जो हैं उनके बारे में ये हिस्टोरियंस पढ़ते हैं। कौन है ये हिस्टोरियंस? ये ज़्यादातर ब्रिटिशर है, वो पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो जब इन्होंने पढ़ा इनको बहुत अच्छे से, फिर इनको तो इतना फिर धीरे धीरे इन्होंने समझा, और यही आपको अब हिस्ट्री में बताया गया है, ठीक है। तो वैष्णिज्म क्या है? विष्णु जी की पूजा करना, जहाँ पे विष्णु जी प्रिंसिपल डेटी की तरह पूजा जाते हैं। ये वर्शिप जो है ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने भगवान को जो है उनसे भक्ति करते हैं, ठीक है। हम विष्णु जी की भक्ति करते हैं, हम उनसे इतना प्यार करते हैं, उनके लिए डिवोटेड रहते हैं। साथ ही के साथ में हमारे पास एक और सेवियर है हमारे शिव जी। जो लोग शिव जी, वैसे तो हम लोग तो सबको ही मानते हैं, बट जैसे शिव जैसे जो शैविज्म क्या है, जहाँ पे मेजर गॉड की तरह, मेजर डेटी की तरह शिव जी को रिगार्ड करा जाता है, एंड जो है एम्फोसिस ऑन द वर्शिप ऑफ शिव जी।
तो ये जो तो पुराने ट्रेडिशन से इन्हें क्या पता चला, पुराण को पढ़ के शिव जी के बारे में और विष्णु जी के बारे में हिस्टोरियंस को इन्होंने पढ़ा, ठीक है। अब जैसे विष्णु जी के बारे में जब इन्होंने पढ़ा तो इन्हें पता चला कि विष्णु जी के 10 इनकारनेशंस है, अवतार हैं, जिन्होंने समय समय पे धरती पर आकर धरती को बचाया है, ठीक है, जब भी धरती पे बहुत ज़्यादा बुराई फैल चुकी बचाया है। तो ये कौन से अवतार है विष्णु जी के? वराह अवतार, जिसे आप बोर अवतार कह सकते हो, वेयर विष्णु जी इज़ रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस। ये फोटो कब की है? ये जो स्कल्पचर है ये 6th सेंचुरी का है। हिस्टोरियंस ने शिव जी के बारे में रीड करा तो देखा उन्होंने स्कल्पचर में शिव जी को शिवलिंग के थ्रू भी जो है शिवलिंग को भी ये प्रतीक में भी दिखाया जाता है और शिव जी की हम मूर्ति की भी जो है पूजा करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्म में है हमारे शिव जी, ह्यूमन फॉर्म में भी है आप कह सकते हो और जो है शिवलिंग के फॉर्म में भी है। और जब भी हमारे डेटीज़ को देखते थे, हमारे भगवान को देखते थे, इतने सुंदर, इतने जो है मतलब ऐसे ह्यूज, इतने सारे, जब जैसे माता रानी के दुर्गा माँ के इतने सारे हैंड्स हैं, एक पे त्रिशूल है, एक में गार्लैंड है, एक में अलग अलग चीज़ें, तो इन लोगों को देख के समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। तो इनको तो जब इन्होंने हमारे पुराण पढ़े तब इन्हें पता चला अच्छा ये दुर्गा माँ है, ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ठीक है, तो तब पता चला। ओके, सच रिप्रेजेंटेशन डिपिक्टेड अ सेट ऑफ आइडियाज अबाउट द डेटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स सच एज हेड ड्रेसेस, जैसे मुकुट पहने हुए हमारे भगवान जी ने, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एंड बहुत सारे वेपन्स उनके हाथ में है, कैसे वो बैठे हुए हैं, वो सब चीज़ें इन्हें पुराण में पढ़ के पता चली। नाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कल्चर हिस्टोरियंस हैव टू बी फेमिलियर विद द स्टोरीज बिहाइंड देम। उन्हें जो पीछे की स्टोरीज है उन्हें भी जानना जरूरी है। अगर विष्णु जी के बारे में जानना है तो विष्णु पुराण पढ़ी होनी चाहिए, और डीप स्टडी करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने स्टडी करना शुरू करा पुराण को। अगर पुराण की हम बात करें तो पुराण को कंपाइल करा था ब्राह्मण्स ने मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम CE में। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मच ईजियर है एंड इस लैंग्वेज को नॉर्मल लोग बहुत अच्छे से, जैसे शूद्राज और ये सब लोग भी ना उनको बोल के सुनाई जाती थी एंड वो समझ जाते थे, ठीक है। तो शूद्रास जो थे, जैसे उनको मतलब पढ़ना अलाउड नहीं था ना, तो वो क्या होता था, उनको ये बोल के सुनाई जाती थी और वो सुन के समझ लेते थे। जिनको वैदिक लर्निंग की एक्सेस नहीं थी वो सुन के समझ लेते थे। मच ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन पुराण इवॉल्व थ्रू इंटरेक्शन अमंग्स पीपल, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो भाई पुराण में जो कुछ भी लिखा गया है वो लोग आगे सुन के आगे और फैलाते थे। जैसे एक मर्चेंट ने एक जगह पे पुराण सुनी, वो आगे बताएगा आगे बताएगा आगे बताएगा। तो जिन लोगों को एक्सेस नहीं थी वेद्स को पढ़ने की, बट पुराण को सुन के वो उनको और समझ पाए। जैसे कि वासुदेव कृष्ण के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटी है मथुरा के दिन उन्होंने लिखा है, ओवर सेंचुरीज हिज वर्शिप स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, कि कंट्री के पूरे पार्ट में ऐसे उन्होंने कृष्ण जी के बारे में सबको पता चल गया। अब ये बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। कि मतलब इस तरीके से ये आर्कोलॉजिस्ट ने सोचा कि ऐसे, जब ये मेजर डेटी तो ये यूपी के थे, यहाँ मथुरा के थे, यहाँ पे उनका जन्म हुआ, यहाँ पे सब कुछ हुआ, ये सब महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ, यहाँ से पूरे साउथ इंडिया में वहाँ सब कुछ कैसे पता चला होगा। तो फिर ये सब पुराण में जो है लिखा गया ये सब, और पुराण को हर जगह सुनाया गया। तो इन्होंने ऐसे कहा है कि ऐसे ये बातें फैली, ऐसा ये हिस्ट्री को आप जानना चाहो कि कैसे ये सब पता चला, ये वो ऐसे इन्होंने बताया, ठीक है। चलो अब आता है लास्ट टॉपिक, टेम्पल की बिल्डिंग। तो जब हमें स्तूपास मिलने शुरू होते हैं तो बहुत सारे टेम्पल्स भी थे गाइस उस समय पे हमारी कंट्री में। टेम्पल्स कौन होते हैं? भगवान जी के घर होते हैं। यहाँ पे जो है ये घर होते हैं जो भगवान जी के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर हम बहुत पुराने ज़माने के टेम्पल की बात करें तो वो बस एक स्क्वायर रूम होता था जिसको हम गर्भगृह कहते हैं, जिसका एक सिंगल डोरवे होता था जहाँ पे गॉड और गॉडेसेस की मूर्ति रखी जाती थी और वर्शिपर वहाँ पे एंटर करके पूजा करते थे, ठीक है। ग्रेजुअली टेम्पल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने लगता है। जैसे ये गर्भगृह है तो इसके ऊपर एक शिखर बनाया दिया जाता है, ठीक है। टेम्पल्स और ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, फिर धीरे धीरे अलग अलग स्कल्पचर टेम्पल्स में बनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे टेम्पल और इलेबोरेट हो जाते हैं, बड़े बड़े ह्यूज हॉल्स असेंबली वाले और बड़े बड़ी वॉल्स, दीवारें बनाने लगे, गेटवेज बनाने लग गए, कुएँ बनाने लग गए टेम्पल्स के अंदर। जैसे ये टेम्पल है दियोगरा का 5th सेंचुरी CE का, ये देख सकते हो यहाँ पे शिखर जो है, अभी तो ये देखो यहाँ पे शिखर बना हुआ, इसमें आप देख सकते हो पूरी इमेज में, ठीक है। One of the unique feature of early temple was these were hollowed out of a huge rock। जैसे आप साउथ इंडिया में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल एक पहाड़ पे को काट के बनाए गए हैं। तो भाई अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई, अब स्कल्पचर बन रहा है भैया, ये बन रहा है वो बन रहा है, हाँ ओके। बट उस ज़माने में ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी जब थी ही नहीं कि भैया बुलडोज़र है ये है वो है, तब भैया एक एक रॉक को काट के ऐसे ऐसे टेम्पल बना रखे हैं जो आज हम शायद ना बना पाए। तो वो क्या है, लोग मतलब आश्चर्य में आ गए सारे हिस्टोरियंस उन सबको देख के। जैसे केव्स के अंदर जो है रॉक बना के जो है पूरा बना रखे हैं जो है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि 8th सेंचुरी से
और भी ज़्यादा एलैबोरेट तरीके से जो है ना टेम्पल बनाने शुरू हो गए थे, ठीक है। जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल जो बना हमारा शिव जी के लिए, तो वो क्या है, वहाँ पे अगर आप उसकी सुंदरता देखोगे तो जिन्होंने वो टेम्पल बनाया था, जो उसके चीफ स्कल्पचर थे, वो उसको बना के कह रहे थे, वो हाउ डिड आई मेक इट, यार मैंने ये बनाया कैसे, हाउ डिड आई मेक इट, मैंने ये बनाया कैसे, ठीक है। जो एलोरा टेम्पल है ना वो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो ये टेम्पल, ठीक है। अगर आप में से सच्ची में किसी ने देखा है तो ब्यूटी उन्हें और पता होगी। ये देखो, ये पूरा एक ही जो है कैलाशनाथ टेम्पल, ये पूरा एक ही रॉक से बना हुआ है, एंड इतना ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स पे नकाशी, व्हाट नॉट इज mentioned here, ठीक है। कैन वी सी एवरीथिंग, बाय नाउ यू हैव एट अ ग्लिम्स ऑफ रिच विजुअल ट्रेडिशन। अब आपको विजुअल ट्रेडिशन मतलब बिल्डिंग्स भी आपने देखी, आपने स्तूपास देखते हैं, हमने टेम्पल्स देखे, स्कल्पचर्स देखे, बट ऐसा भी है बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, ज़मीन में होंगी अंदर कहीं, हमें नहीं पता। बहुत सारे हमारा वैल्यूएबल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट जो अभी हमें नहीं पता है। जो हमने देखा है वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब आप मानो आइसबर्ग जैसे होता है ना कि ऊपर इतना सा दिख रहा होता है, अंदर इतना बड़ा, तो जो हमें दिख रहा है वो टिप है आइसबर्ग की, ठीक है। जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, या जो इमेजेस जिन्होंने बनाई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें नहीं पता कि उस ज़माने में जब लोग किसी स्कल्पचर को देखते थे तो वो क्या सोचते थे। तो बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन मार्क्स अभी भी रह जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता जा रहा है ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, तो ये ना अंग्रेज़ों के लिए है ये वाला टॉपिक। तो इट विल बी यूजफुल टू रिकॉल दैट व्हेन 19th century यूरोपियन स्कॉलर फर्स्ट सॉ सम ऑफ द स्कल्पचर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर अबाउट। तो भाई यूरोपियन स्कॉलर, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ज़माने में सब खुदाई हो रही थी, तो जब उन्हें हमारे भगवान जी के स्कल्पचर मिले तो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये कौन है। फिगर्स विद मल्टीपल आर्म, इतनी सारी आर्म्स हैं, ठीक है, इतने सारे हाथ हैं, ठीक है, कईयों के इतने सारे जो हैं हेड भी हैं ह्यूमन फॉर्म में, कुछ एनिमल फॉर्म में हैं। तो ये कहा गया कि इन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये स्कल्पचर किसका है, ठीक है। फिर जब इन्होंने हमारे पुराण पढ़े ना तब इन्हें पता चला, ठीक है। दीज अर्ली स्कॉलर ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ व्हाट अपीयर टू बी स्ट्रेंज इमेजेस बाय कंपेयरिंग इट विद द ग्रीस। अब इन लोगों ने ना स्कल्पचर खुदाई के बस वो ग्रीस और मेसोपोटामिया वालों के ही देखे थे, और इनका स्कल्पचर क्या था ग्रीस और मेसोपोटामिया वालों का, एक आदमी है वो ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ये वो इस टाइप के स्कल्पचर्स होते थे। तो ये तो बस वही देख कर आए थे। जब इन्होंने हमारे भगवान जी की इतने एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स देखे, बने हुए मूर्तियाँ देखी, तो ये तो हैरान हो गए, ना इन्हें कुछ समझ में आए कि भाई ये कौन है। फिर जब इन्हें बुद्धा जी की और बुद्धिस्ट था कि बिकॉज दे वर इन अ प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में, ऐसे बिल्कुल एक सिंगल ऐसे फोटोज जब देखी, फोटो मतलब स्कल्पचर देखे, तब जाके से फेमिलियर थे सिंगल ह्यूमन की, तो फिर इन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया, दिस स्कॉलर स्टैचूज को हमारे बेस्ट इंडियन आर्ट का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये ना बेसिकली यार्डस्टिक टेक्निक को यूज़ करते थे, स्ट्रैटेजी को यूज़ करते थे अंग्रेज। यार्डस्टिक टेक्निक क्या होती है, अगर आपको एक चीज़ की नॉलेज हो, उस नॉलेज वाली चीज़ का जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उससे आप कंपेयर। अब ये तो मैं ग्रीक लोगों की नॉलेज है, वो तो इंसानों के स्ट्रक्चर बना रहे थे, स्कल्पचर बनाए थे राजाओं के महाराजाओं के। हम अपने भगवान के, देवी देवताओं के, भगवान के जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ बना रहे हैं, तुम्हें नहीं है नॉलेज तो तुम कैसे समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जिस टेक्निक को यूज़ कर रहे थे हमारे स्कल्पचर को समझने के लिए, वो टेक्निक ही गलत थी इनकी, ठीक है। अब विद दिस ये चैप्टर आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब अगर कभी ऐसा होता था कि जो लिखा हुआ है और स्कल्पचर अगर मैच ना हो, अब पुराण पढ़ के इन्होंने जाना हमारे गॉड गॉडेसेस के बारे में, अब कभी मैच ना हो तो ये क्या करते थे, क्वेश्चन मार्क लग जाता था, आंसर ही नहीं मिलता था। जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये इमेज जो है यहाँ पे, ये पे देख रहे हो, ये हाथी हैं, ये एक तरीके से देख रहे हो, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ये इमेज जो है। अब ये इमेज को जब इन्होंने पढ़ा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया कि दैट स्ट्रक्चर है महाबलीपुरम का। इस स्ट्रक्चर के बाद ये लोग क्वेश्चन मार्क में आ गए। इस जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या दिखा रखा है, art historians have searched through Purans to identify it and are sharply divided origins। आर्ट हिस्टोरियन जो है ना, जो हिस्ट्री में आर्ट को, स्कल्पचर को स्टडी कर रहे हैं, उनके दो तरफे विचार हैं इसके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो सीन है जब गंगा, जो रिवर गंगा है, जब अर्थ पे आई थी हेवन से, ये वो डिपेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये देख सकते हो आप कि ये जो वॉइड है, ये गंगा जो है अर्थ पे आ रही है, ये वो वॉइड जो है वो शो हो रखा है। एंड जो बाकी कुछ हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जो पूरा इस स्कल्पचर में दिखा रखा है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है महाभारत में जब अर्जुन ने सीवियर पेनेंस करा था ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एस्केट।
पोएटिक, कि यहाँ बीच में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल फिगर अभी फोटो में नहीं दिख रही होगी, एक तपस्वी दिख रहे हैं जो तप कर रहे हो, तो ये ऊपर से जैसे ये नदी दिख रही है थोड़ा सा, तो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो वो है जब नदी के किनारे बैठ के अर्जुन ने मेडिटेशन करा था जिससे वो युद्ध पे जाना है तो उसके लिए आर्म्स इकट्ठे कर पाए, तो ये वो दिखाने हैं। और कुछ कह रहे हैं कि जो गंगा नदी जब जो है हमारी धरती पे आई थी हेवन से, जिसके बारे में पुराण में मेंशन है, ये वो शो रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जो इन्होंने पढ़ा और वो जो इमेज है उससे मैच ना हो रहा हो। Finally, remember that many rituals, religious beliefs and practices were not recorded in permanent visible forms. अब बहुत सारी ऐसी हमारी प्रैक्टिसेस को मॉन्यूमेंट में नहीं परफॉर्म करा गया था, उनके कोई स्कल्पचर नहीं बनाए गए थे, उनकी कोई पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। जैसे कि डेली प्रैक्टिसेस, रोज लोग कैसे पूजा करते थे भगवान की, क्या होता था, ये सब चीज़ें सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं करी गई है। तो इसीलिए जो हमें पता है हमारे हिंदू रिलीजन के बारे में, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, हिस्ट्री में कैसा हुआ करता था वो हमें पता है। तो जो भी हमें पता है वो क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, इट इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो आपने चैप्टर में पढ़ा है वो तो बस इतनी सी बातें आपने पढ़ी है, आपको पुराने ज़माने में तो और ही बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। किनशिप, कास्ट एंड, नहीं ये तो 4th चैप्टर है, तो विद दिस ये चैप्टर थिंकर्स, बिलीवर एंड बिल्डिंग कंप्लीट होता है। तो आई होप ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थिंकर्स कौन थे, बिलीव्स क्या कहती और बिल्डिंग क्या कहती, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना प्लेलिस्ट में से जाके। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लो, और बाकी